ठीक है, स्टार्ट करो। Okay. Hello everyone, this is Alka Sharma. I welcome you all at our learning platform, Bansiwal Institute for Life Science. आज का हमारा सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है because the topic is after MSc, how to become an assistant professor. कि MSc स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, उसकी स्टेप बाय प्लानिंग क्या हो। लास्टली सेशन हमारा बॉटनी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग रहा था कि स्टूडेंट्स ने काफी लाइक भी किया है और काफी बेनिफिट्स भी गेन किया है लास्ट सेशन से। एंड एज पर स्टूडेंट्स डिमांड टुडे वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन स्पेशली फॉर जूलॉजी स्टूडेंट्स। यानी कि जूलॉजी सब्जेक्ट, यदि कोई स्टूडेंट जूलॉजी सब्जेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये सेशन उसके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, सिलेबस क्या है, इन सारे यानी कि जूलॉजी सब्जेक्ट से इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो भी मेन पिन पॉइंट्स हैं और जो भी डाउट्स स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहे होते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को, डाउट्स को रीथिंक करने के बाद और स्टूडेंट्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए बिल्स की कंप्लीट टीम ने इस सेशन को अरेंज किया है एंड मिस्टर जयराम प्रजापति सर को इनवाइट किया है। So I welcome you, sir, on the behalf of BILS. Just because sir 2018 best selected है and recently RD Girls College खड़गपुर में वर्किंग भी है and इससे पहले भी सर RPSC फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर रह चुके हैं। तो टीचिंग लाइन में चाहे फिर वो RPSC फर्स्ट ग्रेड की बात हो या जूलॉजी से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को क्रैक करने की, ओवरऑल टफ कंपटीशन एग्जाम को कैसे क्रैक करें और मैं किस तरीके से सफलता प्राप्त करनी है इसमें और इसमें कंपटीशन का लेवल किस तरीके का होता है, इफेक्टिव प्लानिंग कैसे वर्क करती है, ये सब आज आपको सर बहुत ही इजी वे में क्लैरिफाई करेंगे। ओवरऑल ये है कि सब्जेक्ट को लेकर के आपकी जो भी बारीकियां हैं, ठीक है, या ड्यूरिंग प्रिपरेशन किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और कौन से पिन पॉइंट्स को हाईली फोकस रखना है और इस कंप्लीटेड जर्नी में आपके माइंड को किस तरीके से ट्रेन करना है, इन सभी क्वेरीज को सर आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लैरिफाई करेंगे। इसके बावजूद भी ड्यूरिंग सेशन अगर आपकी कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप उनको नोट करेंगे एंड आफ्टर सेशन हम उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सर के साथ ही हमारे साथ डॉक्टर बंसीवाल सर भी जुड़े हुए हैं। तो आई ऑल्सो वेलकम यू सर ऑन बिहाफ ऑफ दिस। सर भी 2018 बैच सिलेक्टेड हो और रिसेंटली गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू में वर्किंग भी है। डॉक्टर बंसीवाल सर कंटिन्यू हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए रहते हैं और सर भी आपको अपना एक्सपीरियंस, अपने रिव्यू शेयर करेंगे और एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो भी बेस्ट मेंटोरशिप है वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो नाउ ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच अलका। और देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जयराम सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ बिल्स और आप सभी जो कि इस टारगेट को लेकर के एक्साइटेड हैं, होना भी चाहिए। और बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, स्टूडेंट लाइफ में होता ही है जब किसी टफ कंपटीशन के लिए अपन जा रहे होते हैं। तो स्पेशली जूलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बाहर सराउंडिंग में देखिए कि हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, बहुत कुछ हमें देखने को भी मिलता है। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, इंटरनेट का भी है, पर्सनली अपन जुड़ते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल कंफ्यूजन जो रहता है कि हम ऐसा क्या अडॉप्ट करें कि एक्चुअली हमारा जो स्ट्रेटजी है वो पूरा एकदम से बेस्ट रहे। तो जूलॉजी के सारे जो पॉइंट्स हैं उनको एक ही सेशन में डाल के और आप लोगों के साथ सेशन करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री जयराम सर। तो वेलकम यू सर। और उसके बाद में मैं ये चाहूँगा कि जैसे क्योंकि ये बहुत बड़ा इश्यू होता है, देखिए आप लोग इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि फ्यूचर को लेकर के ये बहुत बड़ा
पड़ाव है आपकी लाइफ का, तो आपका हर एक छोटा सा क्यूरी आपके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल हो जाता है, अगर वो बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पाते हैं तो आप लोग सारे कोई भी डाउट हो तो उनको भी जरूर से लिखेंगे, और देन आफ्टर सेशन के बाद में डिस्कशन रखेंगे, उसमें भी आप सर से पूछ सकते हैं। तो अगर सर की बात की जाए तो देखिए कि एक कंटिन्यूटी जो होती है ना, कि जैसे ही टारगेट आता है, टारगेट पे कैसे काम करें, टारगेट को 100% सक्सेस के साथ कैसे गेन करें, ये सारा अपन सर से सीखेंगे। और क्योंकि सर इससे पहले स्कूल लेक्चरर रह चुके हैं, देन आफ्टर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में सर सेलेक्ट होकर के आए हैं, तो अपने लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पर्टिकुलर जूलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के क्या हो सकता है और क्या नहीं करना चाहिए, सारे चीजें सर हमारे साथ शेयर करेंगे। और सर की जो भाषा शैली है और सर का जो माइंड सेट है, काबिल तारीफ है कि बहुत ही सहज तरीके से सारे पॉइंट्स को सर हमेशा ही स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। तो आई होप कि आज भी ये सेशन हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू सो मच सर, एंड दिस इज नाउ ओवर टू यू सर। वेलकम सर। थैंक यू। आपने जो ये अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने की, और बाकी की इंस्पायर्ड होना ना होना वो तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसकी कौन सी बात क्या लगे। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि जूलॉजी से संबंधित जो मेरा रास्ता रहा है उसके बारे में और आप लोग क्या कर सकते हैं। मैं तो यही रहेगा कि आप इस सब के बावजूद भी आप अपना डिसीजन लें, लेकिन हम अपना बेस्ट बताने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, बंसीवाल सर। असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, आज हमारा ये मेन थीम है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने। और सबसे बड़ी बात ये भी रहती है कि काफी रेप्यूटेड जॉब है, तो हर ऑडिबल सर। यस सर ऑडिबल। काफी रेप्यूटेड जॉब भी है, ये भी देखेंगे कि आप ग्रेड भी काफी अच्छा खासा है, 6000 का ग्रेड है, तो हर कोई भी चाहता है कि ये जॉब हमारे पास हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब हो। लेकिन ये भी फैक्ट है कि सभी के सभी को ये जॉब नहीं मिल पाती। आप में ऐसा क्या है, औरों से डिफर क्या है, या औरों से कुछ ज्यादा कुछ इस तरह का क्या है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो। इसके लिए मेरा मानना तो ये होगा कि आपकी एक बेटर प्लानिंग हो। बिना प्लानिंग के आप, मुझे नहीं लगता कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी है वो क्रैक कर पाएंगे। तो आपकी प्लानिंग हो कि आपकी क्या, आप प्लान किस प्रकार से कर रहे हैं, स्टडी को प्लान किस प्रकार से कर रहे हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले मानूंगा कि आपके पास सिलेबस सबसे फर्स्ट है। प्लानिंग ऑफ स्टडी, स्टडी की जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपके पास सिलेबस, और सिलेबस आरकेएससी की साइड से आप सभी अच्छे से जानते हैं उसे, तो आरकेएससी की साइड से आप सिलेबस लें, उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखें हमेशा। सिलेबस रखने के बाद आप ये देखें कि कितने पोर्शन में बटा हुआ है, कितना कितना आपका मार्क्स का है। जैसे इसमें जूलॉजी का पेपर फर्स्ट है वो 75 मार्क्स का है, जूलॉजी पेपर सेकंड है वो भी 75 मार्क्स का है, मतलब 150 नंबर का आपका जूलॉजी का है। मेन फोकस जूलॉजी पर ही है। थर्ड पेपर आता है जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान। कहने को तो ये 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स ओनली, ज्यादा नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि सब्जेक्ट में तो सभी के सभी लगभग सेम से होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर अंतर आता है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है ये जीके वाला पेपर, जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान। ये पेपर थर्ड इसमें इंक्लूड है। और ज्यादातर क्या होता है कि सब्जेक्ट में बहुतों की कमांड भी होती है। मैं ये भी जानता हूँ कि ज्यादातर क्या है कि नेट किया, सीआरएफ किया, पीएचडी में इन्वॉल्व है, तो वो ये पेपर जो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो मेरा मानना ये रहेगा कि आप ये जो थर्ड पेपर है इस पे पूरा फोकस रखें। जूलॉजी पे तो आपको फोकस रखना ही रखना है। जूलॉजी आपको इंटरेस्टिंग भी लगती है, जूलॉजी आपको इंटरेस्टिंग लगती है तभी आप जूलॉजी से एमएससी कर रहे हैं। अदरवाइज या आपने जूलॉजी से एमएससी की है और उसके बाद आगे की तैयारी कर रहे हैं। जो पेपर थर्ड है इसका, ये 50 मार्क्स का है, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान। इसमें बहुतों के मार्क्स क्या होते हैं, 50% भी नहीं आ पाते। अब तक के यदि हम दोनों एग्जामों को देखें, एग्जाम जो 2018 वाला एग्जाम था उसमें एवरेज का लगभग, यदि आपको कंपटीशन में बने रहना है, लगभग तो 20 से और 25
जरूरी था कि आप लीड करें और सिलेक्शन ले पाए। इसमें भी ऐसा नहीं है, बहुत बहुतों के उसमें क्या है कि जो इकोनॉमिक हम बात कर रहे हैं, राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो काफी टफ पोर्शन आ गया था, तो इस वजह से ये भी परसेंटेज करना और 10 12 स्कोर भी इस तरह का है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसमें जो पार्ट दे रखा है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, हेरिटेज, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, पर्सन, प्लेस, स्पोर्ट, गेम। तो राजस्थान का आपको ओवरऑल स्टडी करना होगा। इसके लिए जो मैंने प्रिपेयर किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। लक्ष्य राजस्थान काफी अच्छा, कांति सेन एंड महावीर जैन की जो बुक है काफी अच्छी मुझे लगी। बहुत कम कह सकते हैं हम कि बहुत कम उसमें एरर है, 1-2% हम मान सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, और काफी अच्छी भी बुक है। जो आरएएफ के लिए तैयारी करते हैं उस पर्पज से आप इसको ले सकते हैं। केवल ऐसे ना लें कि आप कॉलेज एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, अलग से कोई बुक निकालिए वो उन्होंने, आप कंप्लीट राजस्थान की बुक लें, राजस्थान का जीके लें, और उसमें मेरा मानना ये रहेगा कि आप हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर ये काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन साइंस वालों को कभी कभी कुछ को तो क्या है कि उसमें जीके पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और कुछ को जीके पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं भी आता है, ये भी होता है। उससे साथ ये करें कि शुरू में जब हम सेटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू में आपका मन ना लगे, तो इसके लिए एक ऐसा हो सकता है कि माइंड को कंसंट्रेट कैसे करें, ध्यान कैसे लगा। तो इसके लिए आप ऐसा करें कि अपने माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए आप शुरू के 5 मिनट या 10 मिनट लिखने का प्रयास करें। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में से यदि कुछ आप कीवर्ड लिखेंगे तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। इससे क्या है कि जो आपका माइंड है वो कंसंट्रेट होगा, तो आपका ध्यान है एक जगह केंद्रित होगा, पेन की निप पे रहेगा कि आप पेन से क्या लिख रहे हैं। तो आपका जो ध्यान है वो इधर उधर ना जाके केवल एक जगह फोकस रहेगा कि मैं ये करने वाला हूँ अभी, और आपका ध्यान केवल और केवल उस टॉपिक पर रहेगा। मेरी खुद की तैयारी इस प्रकार की रही है कि इवन मैं जो जीके भी पढ़ता हूँ तो जीके को लिख के पढ़ता हूँ। कभी मैं आपको कुछ नोट्स शेयर कर दूंगा सर के माध्यम से, जो केवल कीवर्ड उसमें लिखे होंगे, केवल के मेरे पास एक रफ कॉपी होगी व्हाइट पेज की, और मैं कीवर्ड कुछ डिफरेंट कलर के पेन, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ब्लू पेन से लिख रहे हैं और काफी बोरिंग सा फील होता है कि काफी समय ब्लू पेन से लिख रहे हैं और अच्छा सा फील नहीं हुआ, तो मैं फिर रेड पेन उठाऊंगा, रेड पेन से कुछ लिखूंगा, ये चलेगा। अब रेड पेन से बोरिंग आएगी, मेरे पास ग्रीन पेन भी रखा हुआ है तो मैं कम से कम 3-4 कलर के पेन यूज करता हूँ। उससे क्या है कि ऐसा नहीं होता कि लंबे समय तक स्टडी कर रहे हैं तो एक ही एक पेन से लिखते हैं तो बोरिंग सा फील होता है कि एक ही कलर था एक ही कलर था, तो वो डिफरेंट सा कलर हो जाता है तो पढ़ने में और रुचि सी आ जाती है। एक और बात ये होता है कि आप लगातार, कोई कहे कि मैं 8 घंटे सेटिंग कर सकता हूँ, मैं कोई कहेगा मैं 10 घंटे सेटिंग कर सकता हूँ, कोई कहेगा कि नीट वाले बच्चे होते 14-14 और 16-16 घंटे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कितना वो करते हैं कि भाई 16 घंटे ही पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है। आप ऊपर है, आप जिसमें जितना कंफर्टेबल फील करें ना उतना पढ़ो, 7, 8, 10। और मैं तो ये कहता हूँ अपना मैक्सिमम टाइम 24 घंटे, मैक्सिमम टाइम आप, जब आपने गोल डिसाइड किया, सब्जेक्ट की बात कर लेंगे बाद में, आप ये ना सोचें कि सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, हमारे पास काफी टाइम है, जियोलॉजी का जो 1.5 नंबर का है उस पर भी बात करेंगे। मेन होता है कि पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन आपकी प्लानिंग कैसी हो, प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है वो बेहतरीन होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी अच्छी होती है तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। केवल ये जो अपने महान पुरुष स्वामी विवेकानंद, उन्होंने एक जो कोट किया है उसका बड़ा फैन हूँ, arise, awake and don't stop till you reach your goal। जब तक आप अपने गोल तक ना, मैं बड़ा इंस्पायर हूँ कोट याद करता रहता हूँ और इसको जीने की कोशिश भी करता हूँ। एग्जाम टाइम पे भी मैं इसी को जीने की कोशिश करता था, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने
गोल को अचीव ना कर लो, एक अलग ही जोश देता है अंदर से ना, एक जोश का भर देता है शरीर के अंदर, क्या कुछ है कि फर्स्ट तो आपको गोल डिसाइड करना है। जैसे ईश्वर कभी कभी कहता है कि भाई आप कहते हो ना कि छप्पड़ फाड़ के दो, अब छप्पड़ फाड़ के तो तब दोगे जब छप्पड़ आप बनाओगे, भाई छप्पड़ बनाना पड़ेगा ना आपको, तभी तो छप्पड़ फाड़ के देगा। तो ऐसे ही मेरा मानना यह है कि पहले आप अपना गोल डिसाइड करें कि आपको बनना क्या है। अब जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, आप ये कहोगे कि एक लगभग एक आईएएस के बराबर हो, उसका पे स्केल है, जब कुछ तो बात होगी उसमें, जब इतना बड़ा है और उसके बाद इतना बड़ा सम्मान मिलने वाला है, तो उसके लिए आपको उसी अनुपात में मेहनत भी करनी पड़ेगी। उसका कोई ये नहीं कि आप कम में ही या आप ऐसे कहो कि यार कि किस्मत से ही काम चल जाए। मैं नहीं मानता कि किस्मत से ही काम चल सकता है। जब आप मेहनत करोगे तब आपके साथ किस्मत भी साथ चलेगी। आप मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत अकेले नहीं बढ़ सकती, किस्मत अकेले ही और आपकी मतलब में आपको पार लगाते, ये संभव नहीं है बिल्कुल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये भी आता है कि बच्चे निराश हो जाते हैं, एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, बच्चे निराश हो गए। वो निराश वाली बात को दिमाग से निकाल दें। अपना देखो सीधा सा है, किसी भी एग्जाम में अपना 100% दे दें आप, ऐसा मैं सोचता हूँ। अपना 100% तो पूरे जी जान से लग जाए। इसके लिए क्या करना होगा आपको कि अपनी जो एनर्जी है उसको एक जगह सेंट्रलाइज करना होगा। फिर होता है एनर्जी को फोकस करना, और इस उम्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हम एनर्जी को फोकस नहीं कर पाते। ये क्या है, एडोलेसेंस वाली स्टेज है, किशोरावस्था वाली स्टेज है, सभी भी जानते हैं। और क्या होता है इस स्टेज में थोड़ा सा अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो लड़के क्या करते हैं, लड़के लड़कियां कोई भी हो, थोड़ा सा ध्यान उनका डाइवर्ट हो जाए। किसी का क्या है कि शादी हो गई तो वो फैमिली में डाइवर्ट हो जाएगी, ये कुछ है। लेकिन यदि आप अपनी एनर्जी को एक जगह फोकस करोगे तब तो मुझे लगता है कि आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। अदरवाइज आप अपने गोल को अचीव करने में मुझे नहीं लगता कि समझ से। हाँ, यदि आप अपनी एनर्जी को एक जगह फोकस करते हो कि आपने कोई गोल डिसाइड किया है, आप अपना गोल डिसाइड कर, आपने यदि वो गोल डिसाइड किया है तो उसको जिए, सोते जागते केवल आपको वही दिखाई दे कि मुझे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कुछ नहीं करना, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अब इतना कहने से भी नहीं होगा, है ना, ये भी तो है कि भाई आप कहते रहे कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अब उस बनने के लिए आपको क्या करना होगा कि उसी अकॉर्डिंग मेहनत करनी होगी, उसके अकॉर्डिंग एक प्लान्ड स्टडी करनी होगी आपको। हमेशा अपने दिमाग में ये रखना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। इसके लिए क्या करना है कि अपना मैक्सिमम जो टाइम है पर डे का करो। पूरे मतलब ऐसे मत करो कि 2 महीने 3 महीने का 4 महीने का है एक साथ डिसाइड कर, पर डे का करो कि आज मैक्सिमम मैं कितना कर सकता हूँ। आज मेरे पास 24 घंटे है, अब इस 24 घंटे में मैं अधिकतम कितना टाइम निकाल सकता, अधिकतम मैक्सिमम। आप ये पाओगे कि मैक्सिमम आप 8 से 10 घंटे निकाल पाओगे, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे निकाल पाओगे। मुझे तो कभी 16 घंटे में तो निकाल नहीं पाया, है ना। मैंने काफी प्रयास किया कि मैं मैक्सिमम पढ़ के, और मतलब जो नीट वाले बच्चे हैं 16 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, तो 18 का भी मैंने सुना था इस तरह का होता है। तो मुझे तो नहीं लगा, उसका पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मेरा तो मैक्सिमम ये था कि मैं मैक्सिमम मैंने प्रयास किया 24 घंटे में से अधिकतम टाइम निकालूं, तो 12 हाईएस्ट 12 तक कर पाया, और 12 घंटे फिर भी रह गए। क्या है कि मैं मेरा सोना मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि अगले दिन में खराब करना चाहता। 6 घंटे दिन रात को सोना है तो वो कंफर्म सोना ही है, और दिन में 1 डेढ़ घंटे सोना है तो वो सोना है। उससे क्या है कि मूड फ्रेश रहता है। जब तक आपका मूड फ्रेश नहीं रहेगा आप कैसे करोगे, प्रेशर में नहीं जीत। इसके साथ साथ हम तैयारी के साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि सुबह का जो टाइम, इसके लिए क्या है कि एक ऐसे समझो कि कुछ एनर्जी चाहिए, थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए, क्योंकि ना 24 घंटे लगातार आप वर्क कर रहे हैं। तो मेरा खुद का ये था कि सुबह कोई भी क्लास स्टार्ट नहीं करनी, अपनी पढ़ाई पे भी सोते जागते ही, ऐसा नहीं कि केवल बैठ गए आप और स्टार्ट हो गए। सबसे पहला है कि सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा ध्यान लगाना। इन सब से मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुभव है कि मेमोरी इंक्रीज। जब आप
ध्यान लगाते हैं, और ध्यान का मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मतलब कोई पार्टिकुलर, आप केवल अपनी सांसों पे केंद्रित कर सकते हैं। इन आउट, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन की सांस जा रही है, सांस आ रही है, केवल इस पे फोकस रखें तो ये ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका होता है। करें आप 5 से 10 मिनट ध्यान लगाने की, पहले एक्सरसाइज, उसके बाद ध्यान लगाने की। इससे आप 24 घंटे तरोताजा, स्फूर्ति, एनर्जेटिक बनो रहोगे। अब यदि आप एनर्जेटिक बने रहोगे तो आपको भी पता है, हेल्थ वाला एक क्लास में दे रखा है एक चैप्टर हेल्थ के बारे में। एक अच्छी हेल्थ, हाउ टू अचीव ए गुड हेल्थ कैसे प्राप्त करें। तो गुड हेल्थ पाने का तरीका यही है, WHO के अनुसार भी यही है कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली रूप से फिट रहें। अब इसके लिए तो आपको पता है उन्होंने हाउ टू अचीव कैसे करें, तो योगा और मेडिटेशन तो इस तरह का उसमें दे रखा है, एक्सरसाइज एंड योगा का। तो ये जरूरी है कि आप योगा और एक्सरसाइज के लिए मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा, 24 आवर्स में कम से कम आप 24 मिनट, एक घंटे का 1 मिनट को ज्यादा नहीं होता, उसमें से 24 आवर्स में से 24 मिनट आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए। कि ये मस्तिष्क भी आपका, जो आपका ये सॉफ्टवेयर है ना, ये हार्डवेयर में, जो कितना भी अच्छा मोबाइल आपने देखा, जितनी भी अच्छे आजकल 8 GB के रैम के मोबाइल वगैरह भी आ रहे हैं ना, आप प्रोसेसर भी देखते हो किसी का, है ना, तो उन सब में आप ये देखोगे कि यदि किसी का मोबाइल है, उसका हार्डवेयर बहुत ज्यादा मजबूत है, हार्डवेयर, तभी वो इतने अच्छे सॉफ्टवेयर को डाल पाएगा उसमें, या उसमें वो रन कर पाएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं कर पाएगा। 8,000 के मोबाइल में कभी भी 8 GB वाला है, या आप ये कहोगे बहुत अच्छी मेमोरी वाला और ये सब आ जाए, संभव ही नहीं है। तो आपको उसकी कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। या मैं ये कहता हूँ कि जो हार्डवेयर है, आपका हार्डवेयर मजबूत, फिजिकली आप फिट रहें, उसके लिए आपको ये योगा और एक्सरसाइज, और इसके साथ साथ फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप अपनी तैयारी में जुट जाए। तैयारी आप खुदका है कि आप किस तरह से करते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो ये मेरा कुछ थोड़ा सा था आपके लिए कि अकॉर्डिंग टू मी, मैं केवल 2 लाइनें जी रहा हूँ, तब से अब तक जी रहा हूँ, और मुझे अब तक इसमें सफलता मिली। मैंने केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की जब तैयारी की तो केवल इसी में जुट गया मैं। तो उसे जाके मुझे तो केवल यही था कि मेरा कि ये मुझे करना है, और इसमें मैं जुट गया, जहां से भी सिलेबस मिला वो किया। हाँ, मित्रों का इसमें बड़ा रोल रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि मित्रों से अलग आप इतनी बड़ी तैयारी कर पाओगे, ये संभव नहीं, मुझे नहीं लगता। आपके पास यदि 4-5 फ्रेंड हैं, 8-10 भी हैं, तो चलिए। एग्जाम टाइम पे कम से कम आपके 3-4 फ्रेंड और ज्यादा जो क्लोज, जिनसे आप पर डे एक, मतलब जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आप डिस्कस कर सको, ऐसे होने चाहिए आपके पास। आपके क्लासमेट हो सकते हैं, वो आपके सीनियर ऑफिसर वगैरह जो भी है, क्लासमेट ज्यादा थोड़े से ही रहते हैं कि आपके क्लासमेट ही हो वो। ये रहेगा कि ये भी नहीं है कि सिर्फ जूलॉजी का सारा सिलेबस है या बॉटनी का सारा सिलेबस है, वो सारा आपको ही आए या मुझे ही सब कुछ आए, ये संभव नहीं है। मेरा कम से कम नहीं तो कोई ना कोई टॉपिक तो, या कोई ना कोई यूनिट में कहूँ कि मेरी डाउन हो सकती है औरों की तुलना में, तभी मैं अच्छा नहीं हो सकता। मैं कुछ टॉपिक मुझे मिलेंगे भी नहीं, ये भी संभव है। कॉलेज एजुकेशन का जवाब आप ये कर सकते हैं, अपने मित्रों से मदद लें। मित्र ऐसे होने चाहिए जो मदद करने वाले भी, आप उनकी मदद करें, वो आपकी मदद करें। हमारी फ्रेंड सर्कल बड़ी जबरदस्त थी, मैं मेरे सिलेक्शन का श्रेय उनको भी देना चाहूंगा, ऐसा नहीं है। कि हमारी जो फ्रेंड सर्कल थी उसमें यही था कि जो मुझे नहीं आता मैं उनसे डिस्कस करूं कि यार आपको कहीं मिला क्या ये, और उन्हें जो नहीं पता था उन्होंने मुझसे डिस्कशन किया कि ये आपको कहीं मिला क्या, और यदि मिला है तो मुझे एक्सप्लेन करें मोबाइल पे कि आखिर इसका मतलब क्या हो, एक मीनिंग तो समझा है कि इसमें क्या क्या पढ़ने लायक है, क्या क्या नहीं है, मतलब क्या खास सा आपको लग रहा है। तो इससे भी हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिला, और सबसे बड़ी बात ये भी रही कि हमारी फ्रेंड सर्कल काफी बड़ी रही, उसका बेनिफिट। तो वो सभी फ्रेंड एग्जाम के दौरान सब अपनी अपनी तैयारी करते हैं। क्या होता है कभी कभी हम कोशिश करते हैं कि यार सिलेबस लेंथी है और इस सिलेबस को, इस पर कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाए। ये पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं, सिलेबस का कोई भी हिस्सा छोड़ा नहीं जाएगा। केवल यदि आप किसी पार्ट को छोड़ रहे हैं तो उसका मतलब ये तो देख लो कम से कम कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। कभी कभी
क्वेश्चन बनते हैं तो वो टॉपिक पे डायरेक्ट बना के दे देते हैं। ये बहुत खास था। मल्टीपल चॉइस की एक खास वो होती है, जब हमने बीएड की थी उसके दौरान ये बताया गया था कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, उसकी एक खास होती है कि वो क्वेश्चन यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब है कि उसका जो आंसर है वो एक होना चाहिए। ये उसकी मेन मतलब उसकी रिक्वायरमेंट होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक तो यूनिक में बात क्या आती है कि यार वो अपने जैसा मतलब वो सिंगल होना चाहिए, सबसे जुदा सबसे अलग, इस तरह का ये सबसे अलग छट जाए। तो उसके लिए आप ये करें कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें ये देखें कि इसमें से क्या क्या आ सकता है, आपके अकॉर्डिंग भी तो देखें। आपने कोई चाहे क्लीवेज पढ़ा, गैस्ट्रेशन पढ़ा, या आपने चाहे प्लांट फिजियोलॉजी में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने पढ़ रहे हो टॉपिक पढ़ रहे हो आप, तो उसमें ये तो देखना है कि इसमें आने लायक क्या है, आपके अकॉर्डिंग क्या है। कोई टीचर भी तो यही सोचेगा कि अगर मैं टीचर हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मुझे एग्जाम मतलब मुझे कोई पेपर बनाना है, एमसीक्यू का बनाना है, मेरे पास एक या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो अब इसमें से मैं भी ये सोचूंगा कि यार इसमें से कोई अच्छा सा क्वेश्चन हो। अच्छा सा क्या होगा, मतलब इस तरह का हो कि वो सबसे अलग सा हो, कुछ ऐसा भी लगे कि पोस्टल में मतलब आने के ये दिख रहा है कि हाँ है, सबसे यूनिक भी हो। तो उसमें से मैं केवल 5 या 10 क्वेश्चन निकाल पाऊंगा, पूरे को कभी नहीं निकाल पाऊंगा कि उसकी डेफिनेशन कोई रख दूं कि भाई पाचन किसे कहते हैं, डाइजेशन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन रखेंगे, ये तो संभव है। मैं यदि ऐसे रखूं कि उसमें गॉबलेट सेल रख दूं या फिर ब्रूनर की ग्लैंड रख दूं कि ये किस मेम्ब्रेन में पाई जाती है, तो वो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। अभी नीट में भी मैंने कई बार देखा ब्रूनर की ग्लैंड का क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है 2011 पर मैंने नीट में देखा था, उसमें भी आ गया। सब म्यूकोसा में पाया जाता है, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जो म्यूकोसा में नहीं पाया जाता, गॉबलेट वगैरह सब म्यूकोसा में पाई जाती है, वो क्या है सब म्यूकोसा में पाई जाती है, तो वो कुछ अलग लिए हुए है। मल्टीपल मतलब एमसीक्यू तो वो कुछ खास है। तो ऐसे ही क्या है कि सभी का मेरा मानना है कि जो कुछ खास क्वेश्चन होते हैं वो कुछ कुछ कहते हैं कि यार वो उस तरह का कुछ रखते हैं कि हाँ मेरे में इतनी क्षमता है कि आप मुझे ले लो, मतलब मुझे पढ़ लो। तो हर टॉपिक का कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक आप पढ़ें, उसको पढ़ने के बाद आप ये सोचें कि इसमें से क्या आ सकता है, क्या संभावना है। उसको जो मैंने कहा था शुरुआत में ही आपसे कि डिफरेंट कलर का आपके पास पेन होगा, तो आप ब्लू से लिख रहे हैं उसको रेड कर दें, तो यही तो होगा। ब्लू से कर रहे हैं उसको रेड कर दें, और कुछ खास है उसको ग्रीन कर लें। भाई आपने देखा 4 आपने एक टॉपिक से ग्रीन कर दिए, 10 आपने रेड कर लिए, बाकी का सब ब्लू है। नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर टाइम पे रिवीजन करोगे, जब आप 10 दिन पहले रिवाइज कर रहे हो, तब आप केवल क्या देखेंगे, सबसे पहले ये नहीं देखेंगे कि ग्रीन क्या है, सबसे पहले सॉरी सबसे पहले ब्लू नहीं देखेंगे, सबसे पहले ग्रीन देखेंगे, 4 वाले कि ग्रीन कौन से हैं 4। फिर 10 या 12 आपके रेड है तो उनको भी देख लो, आपको देखते ही एहसास हो जाएगा कि ये किसका आंसर है। 8 वो हो गए, 8-10 जो भी है। उसमें टाइम कितना लगा आपको उस टॉपिक को पढ़ने में, पेपर टाइम पे मुश्किल से 2 मिनट में आपने वो 8-10 जो भी थे कीवर्ड थे वो देख लिए, और आपका वो टॉपिक तैयार हो गया। उस टॉपिक की रील घूम गई आपके दिमाग में। तो ये कुछ मेरा भी तरीका था कि इस तरह से मैं मेरा, हाँ मैं कभी भी ऐसे रुका नहीं कि पेपर टाइम पे भी के नोट्स बनाने से थक जाओगे, यार अब तो पेपर टाइम आ गया, अब तो पढ़ना ही पढ़ना। मेरा तो ये था कि पेपर से 5 दिन पहले भी है तब भी मैं ये कर रहा हूँ, मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो उसके कीवर्ड मुझे लिखने हैं, जिससे कि मैं पेपर से 1 दिन पहले उसको थोड़ा सा देख सकूँ, पेपर के दिन नहीं। पेपर के दिन ठीक नहीं लगता पढ़ना। पेपर के दिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ब्रेन रेस्ट करे खुद ही। मैं इससे ये कहूँ कि ये चुन के लेके आ तो वही चुन के लेके आए, ऐसा ना हो मैं इससे ये कहूँ कि ये लेके आओ वो दूसरा ले आए, ऐसा होता है। जनरली क्या करते हैं कि थोड़े से क्या है कि थोड़े सारे सैंडविच रहते हैं, पेपर के दिन खोल के पेपर देने, और उस समय भी हमारे पास बुक्स लगी हुई हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, बस में भी पढ़ते जा रहे हैं, ट्रेन में भी पढ़ते जा रहे हैं, वहाँ यदि हमने रूम लिया है वहाँ पे भी पढ़ते जा रहे हैं, और पेपर से बाहर भी देखा है हमने, बीच का 1 घंटा मिल रहा है उसमें भी पढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो वो उस समय से क्या होगा, एक तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा उस समय, है ना, और जो ब्रेन पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, जब आप पेपर में बैठ रहे हो आप कहोगे कि ये लेके आओ, आप कहोगे गिलास लेके आओ, वो चम्मच ले आएगा, ये वाला मतलब मिक्सिंग तो होने वाली है, पक्का होगा।
ऐसा मेरा मानना है, उससे मिस्टेक। तो आपकी जो ये लंबी तैयारी है ना, वो काम आने वाली है। वो सेपरेट सेपरेट आपने जो लंबी तैयारी की है, पर डे वाली तैयारी, 8 10 12 घंटे वाली तैयारी है, वो काम आएगी। पेपर के दिन तो आप आराम से, जैसे कल पेपर है, आप आज शाम को आप नहीं कर दो, शाम को 10 बजे 12 बजे छुट्टी करना चाहते हो, फ्री। और अब ये सोच लो कि यार अब कंप्लीट हो गया, जो होगा जो देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा। इतनी बड़ी लंबी तैयारी है, इतना बड़ा सिलेबस है, अगर मैं थोड़ा सा पढ़ भी लूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा रे भाई, वो तो होना था जो। हाँ, ये जो है पेपर से 3 दिन पहले का या 5 दिन पहले का आप रिवीजन के लिए रखते पूरा के पूरा, वो जरूरी है, वो मस्त है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपका आधा तो 2 घंटे उड़ जाएगा। तो आपका जो पेपर से जस्ट, लेकिन पेपर के दिन कुछ ना करें, ऐसे जाओ बिल्कुल राजा रहीम की तरह आराम से मस्ती से जाना है आपको, एंजॉय करना है। सुबह हल्का फुल्का ही खाना, देखो ज्यादा डाइट भी नहीं लेनी, सुबह कहीं पचाने में चले जाए भोजन को, और आपका क्या है कि ब्रेन यहाँ से थोड़ा सा ब्लड ही कम, थोड़ा सा यहाँ रहे, सप्लाई पूरी इंटेस्टाइन की तरफ चली जाए, और वो क्या भोजन को पचाने लग जाए, और आप भी भूल जाए कि आप एग्जाम देने आए। कहूँगा कि मतलब मीडियम डाइट है जो वो चलता रहे, ज्यादा हैबिट हो आपको खाने में भी, मीडियम चलता रहे बनाते। तो ये कुछ था। अच्छा, मैं ये जो बात कर रहा था आपको, ये तो कुछ इस तरह के स्टैटिस्टिक्स जूलॉजी का कुछ भी नहीं आया था, जनरल चल रहा था, बिल्कुल सभी के लिए था ये वाला। जीके पढ़ने का मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अगर आपको जीके में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताने का प्रयास किया जाए। तो ये हमारे पास है कि हाँ, मैंने ये कहा था शुरुआत में आपसे कि हार्ड कॉपी हो वो आपके टेबल पर रखी हो, कोशिश करें टेबल को। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पर ध्यान आपको रखना है कि टेबल को सीधे ही स्टडी करनी है आपको, और करीबन 1 1 घंटे के आप मतलब इस तरह के देखो, एक साथ तो हम, किसी के पास नंबर नहीं है शायद, इस तरह का कोई मैसेज है, बाद में बात कर लेंगे, और कोई थ्योरी हो तो आप बात कर देना, इसमें कोई जौनपुर से भी ठीक है, जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे तो हम जौनपुर लोग के लग रहे नंबर हैं। शेयर कर देंगे, सारा इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे, सेशन के बाद में शेयर कर देंगे। हाँ, स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा ताकि सारे नोट कर लेंगे। ओके, Okay, sir. कंटिन्यू सर। ये मैं कह रहा था कि ये हार्ड कॉपी के बारे में, हार्ड कॉपी आपकी टेबल पे हमेशा रखी रहनी चाहिए। कुछ मेरी भी टिप्स बता देता हूँ मैं आपको। मेरी टेबल पे हमेशा एक पेन, इवन 8 10 पेन, पेन काफी शौक है मुझे, आज भी है और पहले भी था मेरी उसमें। मुझे डिफरेंट कलर के और थोड़े से मतलब ठीक से पेन रखने का शौक है, मांगने का बहुत कम शौक है, और मैं अच्छे पेन रखता हूँ, इसमें कोई वो दोहराए नहीं। और अभी भी मैं इस तरह का ही करता हूँ कि डिफरेंट कलर के पेन यूज करता हूँ, आप भी ये डिफरेंट कलर के पेन यूज कर सकते हैं। एक सिलेबस आपके पास हो, और सिलेबस में अब आप ये कर लें कि हाँ, इसमें ये कह रहा था कि आप जूलॉजी और जनरल स्टडी साथ साथ स्टडी करेंगे। जूलॉजी के लिए 8 घंटे आप दे रहे हैं, 2 घंटे आप जीके के लिए भी साथ साथ देते जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप जीके एक बार पढ़ लें और जूलॉजी एक बार पढ़ें, उससे क्या गैप काफी लंबा हो जाएगा कि आपने जो जनरल स्टडीज पहले पढ़ ली 1 महीने, फिर आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो 1 महीने का गैप हो गया, और इतने समय में हम बोल सकते हैं, क्योंकि इतने समय को तो घर को भी नहीं झाड़ोगे तो उसमें भी धूल मिट्टी जमा हो जाएगी, और तो जमा होने की वजह। मेरा मानना यह है कि आप जूलॉजी के लिए अलग से तैयारी करें कि आपको कितने 6 घंटे देने हैं या 8 घंटे देने हैं, और सेम डे आपको 1.5 से 2 घंटे जीके के लिए भी रखते हैं। जीके वैसे लिखने बिना लिखे तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा अच्छे से तैयार होगी, तो लिख के तैयार करें। और जीके के लिए मैंने आपको एक बता दूं, अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने प्रिपेयर किया था, तो लक्ष्य राजस्थान, शांति लेन, महावीर लेन, एक ये बुक रहेगी। दूसरा एक दक्ष में आती है, दक्ष के नाम से है, कारोला कारोल है, एटलस में है, एटलस। ये काफी चर्चित है, ये मुझे एक आरएएस की तैयारी कर रहे थे जो रोजगार अधिकारी भी हो चुके थे उसी समय 2011 में ही हो चुके थे, उन्होंने मैंने आरएएस दिया था तो उन्होंने ये बुक बताई कि आप ये दक्ष की एटलस की बुक लेते हैं, लेकिन मैप से राजस्थान को बताया गया है
प्रत्येक मैथ में कि उसका साक्षरता क्या रहा, उसके उसकी लोक देवी लोक देवता पुस्तकों के बारे में भी है, मार्वल्स वगैरह दे रखी है, या कोई चर्चित प्लेस है, चर्चित मतलब व्यक्ति है, तो उन सब के बारे में एटलस से शो किया गया है, तो वो आप ले सकते हैं। ये मुझे भी किसी ने गाइड किया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वास्तव में अच्छी थी। आरएस का भी मैंने दिया था 2 बार, तो मेंस को वो इसी से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, इजीली आ जाएगी। या फिर इसके साथ आप सिक्वाल ले सकते हैं, सिक्वाल इससे आपका जीके तैयार हो जाएगा। करंट के लिए आप नॉर्मल और क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं, और इससे बाहर कुछ नहीं होगा जीके का, जीके वाला कुछ तैयार हो जाएगा। जूलॉजी के लिए देख लेते हैं अब आप, क्योंकि मेन फोकस हमारा यही था, आपको भी पता होगा, और ये ऊपर इसका आज मेन थीम भी यही है, जूलॉजी से रिलेटेड, इसीलिए शायद बच्चे तो जूलॉजी का जो पार्ट है वो 150 मार्क्स का है, जूलॉजी पेपर फर्स्ट और जूलॉजी पेपर सेकंड, 2 भागों में बटा हुआ है। जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है, जूलॉजी पेपर फर्स्ट जो 75 मार्क्स का है, इसमें टैक्सोनॉमी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन और इथोलॉजी, ये वाला पोर्शन है जो 75 मार्क्स का है। 2018 में ये पेपर टफ रहा था सेकंड के बजाय, ये जो पहला पेपर था ये काफी टफ। इसमें ये है कि सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है, आरएल, इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा टैक्सोनॉमी के लिए, इसमें आपको टैक्सोनॉमिक वाला जो पढ़ना है वो आप आरएल कोटपाल से पढ़ सकते हैं। रस्तों की पब्लिकेशन वैसे काफी अच्छा है, जैसे यहाँ का आप सीबीएस पढ़ें या फिर और किसी का चल रहा है। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि सभी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस अलग अलग है। राजस्थान में कई यूनिवर्सिटी चल रही है, उनका सिलेबस अलग अलग है, लेकिन आप तो केवल इसी सिलेबस जो आपका आरपीएससी ने डिसाइड कर रखा है वो देखें। कुछ बुक्स का जरूर बेनिफिट है, जैसे कि आप कोटा कोटा यूनिवर्सिटी का देख रहे हैं, उसका जेनेटिक्स काफी ठीक है, उसमें ज्यादा अच्छे से मिल जाता है। कोटा वाली एमडीएस का भी लगभग लगभग सेम सा ही है, जेनेटिक्स के साथ साथ है वो। तो उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी अकॉर्डिंग है, जिस हिसाब से दे रखे। टेक्सोनॉमी के लिए आपको इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट पढ़नी होगी, बड़ा टिपिकल है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को पढ़ना। यदि आप स्टार्ट करोगे, दोनों बुकें ही आपको पेपर तक की पढ़ी जाएंगी, ये मैं फैक्ट कह रहा हूँ कि आरएल कोटपाल जो दे रखी है, आप पढ़ना कोशिश करोगे तो आप ऐसा करें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करो, केवल सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस में जो दे रखा है उतना आप आरएल कोटपाल को पढ़ें, ऐसा नहीं कि आप पूरी पढ़ सकते हैं, वो संभव नहीं है, दोनों काफी लेंथी बुक है। टैक्सोनॉमी इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट दोनों के लिए आरएल कोटपाल रखें, इंग्लिश मीडियम का ज्यादा अच्छा रहेगा हिंदी की बजाय। और उसमें भी आप ये देखें कि आपका जो टॉपिक है वो केवल उससे कंसल्ट करें, और उसके आप नोट्स बना लें। दोबारा से हमें बुक नहीं पढ़नी, 2 बार टाइम नहीं है हमारे पास कि 2 बार बुक पढ़ी जाए, केवल हम 1 बार बुक पढ़ सकते हैं। तो 1 बार आप उस बुक को पढ़ लें, और उसमें से जो आपको खास लगे, जो भी आपको नोट्स बनाने हैं, उसका कॉपी तैयार करें और नोट्स तैयार कर लें आपके, कि दोबारा में आपको कॉपी पढ़नी पड़े, ना कि बुक पढ़नी पड़े। बुक दोबारा पढ़ोगे तो उतना ही टाइम फिर लगेगा, और वो संभव नहीं होता। एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, इसमें दे रखा है। अच्छा, हाँ, ये पिछली बार क्या हुआ था कि जो अभी टैक्सोनॉमी वाला पोर्शन है ये बहुत ज्यादा टफ था 2018 में, टैक्सोनॉमी में क्वेश्चन। और ये भी रहा कि इनवर्टिब्रेट में जो क्वेश्चन रखे गए थे वो पीछे से, उसी समय एक लेटेस्ट एडिशन निकला था आरएल कोटपाल का, उसमें पीछे से क्वेश्चन जो उसमें मल्टीपल चॉइस दे रखे थे, किसी में 20 किसी में 30 प्रत्येक लेसन के बाद, उसमें से एक एक क्वेश्चन उठाया गया। ये बहुत बड़ी बात है, मैंने उसका एनालिसिस किया कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए बाद में, तो हमें पता चला कि वो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन ही था आरएल कोटपाल का। हमने लेटेस्ट वर्जन दिल्ली से मंगाया था, यहाँ से मंगाया था अपने मित्र से। तो हम देख रहे थे उसमें कि पीछे से टच किए गए थे, जितना भी मैटर टच गया वो बात पीछे से टच किया गया। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यह केवल संभावना है। कभी कोई देखो बना पेपर सेटर के ऊपर बात करती है कि वो पीछे से बनाता है या बीच में से बनाता है, या उसकी इंटेलिजेंस वो है, उसको हम रीड नहीं कर सकते। डेवलपमेंटल बायोलॉजी है,
मेन तो बेस उसका यही रहता है, उसमें आप सब पढ़ते थे, 12th में भी आपने पढ़ा है, बीएससी में भी आपने पढ़ा है, एमएससी में भी आप पढ़ चुके हैं। गैमेटोजेनेसिस आता ही रहता है, लगभग उसकी प्रोसेस क्या है, गैमेटोजेनेसिस क्या है, फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोजेनेसिस, क्लीवेज, एस्ट्रुलेशन, कॉम्पिटेंस वगैरह, मोस्टली यही तक रह जाता है। प्लेसेंटेशन में से भी एक आध क्वेश्चन आता रहता है, तो ये क्या है कि काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और एक चिक एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, चिक का डेवलपमेंट दे रखा है वो है, और विशेष करके उसकी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसका ओरिजिन कैसे होता है वो आप देख लें, वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन टच हो जाते हैं। और एक उसमें रीजनरेशन का है, मॉर्फल एक्टिविटी है, आप देख लेंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। कोशिश ये करें कि आपको यदि एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ जाए, 5 से 10 क्वेश्चन तो ज्यादातर प्रत्येक पार्ट के आते रहते हैं, कोई भी मिस आपसे ना। उसके लिए आप इसका रस्तों की पब्लिकेशन में जो बुक है, मैं आपको प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ, टेक्स्ट की यदि आप पढ़ेंगे, देखो यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो यहाँ की बुक आप पढ़ सकते हो, जैसे सीबीएस वगैरह आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उससे रेट नहीं लगा सकते। बाद में यदि आपको कोई वो हुआ कि ये क्वेश्चन कंफ्यूजन का है और ये सही है या गलत है, आपने चाहे इस बुक में पढ़ा होगा लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें कुछ मिस्टेक दे रखी है। मैं भी अभी तक पढ़ते आया हूँ, उन्हें देखते भी आया हूँ कि उनमें मिस्टेक तो है। अब मिस्टेक वाला आपने पढ़ लिया, वही एग्जाम में आ गया। इस तरह मेरे 2-3 कोई क्वेश्चन गलत भी हुए। मुझे ऐसा लगा कि वो जो रस्तों की पब्लिकेशन है उसमें स्पष्ट दे रखा है कि प्लेटी एलमंथीज में नियोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं, और मैंने सीरियस से वो पढ़ लिया था, उसकी वो बुक थी उस समय, तो मैंने उसके लिए वो बुक नहीं देखी थी, तो उसमें पेरेनकाइमेटस सेल वगैरह दे रखा था, वो मैंने उसमें ऑप्शन आया भी था और वो मैंने कर दिया, वो गलत थी, वो बहुत अच्छे से गलत। जबकि वही क्वेश्चन मैंने 2011 में जब एग्जाम दिया था, स्क्रीनिंग हुई थी मेरी 2011 वाली आरपीएससी की, मैं खुद नियोब्लास्ट करके आया था, जो मैंने वो पढ़ रखी थी उस समय, वो वाली जो रस्तों की पब्लिकेशन का है, तो मुझे पता भी था कि नियोब्लास्ट सेल होती है, मेरे मित्र ने किया था और वो आया भी था। और मैं उस समय भी सोच रहा था 2018 में कि नियोब्लास्ट सेल है इसमें, और उसमें ऑप्शन भी था, लेकिन मैं सोचा मैंने कि लेटेस्ट में तो मैंने ये पढ़ा है पेरेनकाइमेटस, तो इस तरह भी त्रुटियां हो जाती है, तो मैंने कहा कि पेरेनकाइमेटस ही करते हैं, जब इसमें है, पढ़ा भी है, और वो अच्छे से, मैं कह रहा था ना वो रेड कलर का हो रहा है, तो वो हो भी रहा था। तो हाँ, बड़ा दुख हुआ कि यार वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप क्या करें, जो टेक्स्ट बुक भी पढ़ रहे हैं तो रस्तों की पब्लिकेशन बेस्ट है। बॉटनी के लिए भी बहुत अच्छा है, मेरे पब्लिकेशन शानदार मानता हूँ। और आप तुम जिसे सजेस्ट कर लेना, वो जो प्रेफर करें। बाकी की मैंने बीएससी में पढ़ा है रस्तों की पब्लिकेशन, इसका मेरे पब्लिकेटर सिंह पांडे जेट का आता है, वो शानदार बुक है, और एररलेस भी मान सकते हैं उन्हें, मतलब आप उस पर रेट लगा सकते हो, नेशनल पब्लिकेशन माना जाता है। आप सीरियस वगैरह या आरबीटी वगैरह इन सब से आप कोई ग्रेड नहीं लगा सकते एग्जाम में, जबकि आपको इस तरह का ऑथेंटिक चाहिए। जेनेटिक्स का भी पोर्शन है, जेनेटिक्स का पोर्शन ज्यादा रस्तों की पब्लिकेशन का ही देख सकते हैं, रस्तों की पब्लिकेशन में भी है। और सबसे आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं बंसीवाल सर से, जेनेटिक्स तो हमारी और इसकी थोड़ा सा आधा सा तो मिल रहा है, आधा सा थोड़ा सा अलग है। आधा सा तो मेंडल वेंडल तो इन्होंने भी पढ़े, मेंडल से भी पढ़े, वो प्री मेंडलियन और पोस्ट मेंडलियन, वो तो सबका सब सेम है। बाकी का कुछ हमारे में क्या है कि ऑटोसोमल म्यूटेशन वगैरह है, फिर म्यूटेशन के बाद शायद इनके में भी है, सब कुछ है वो म्यूटेशन। और आप जब बड़े लेवल पर, आप अभी क्या है कि नेट जेआरएफ की तैयारी में सब जुटे हुए हैं, तो ये सब तो आपको पढ़ना ही है कि म्यूटेशन क्या है, पॉइंट म्यूटेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्ट क्या है। हाँ। और भी है डिफरेंट टाइप के म्यूटेशन है, वो सब आपके जेनेटिक्स वगैरह पूरा आप कंप्लीट करने के। इवोल्यूशन का है, मैंने सर का भी देखा है कि सर काफी अच्छे से इवोल्यूशन को करा रहे हैं, और उसमें इवोल्यूशन होते हैं तो इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, मतलब जो रहता है इवोल्यूशन पे, इकोलॉजी पे भी जबरदस्त वो रहता है, फोकस रहता है। तो इवोल्यूशन का देख लें। आप ऐसा कर सकते हैं, हिंदी मीडियम के हैं कि आप बीएससी की बुक को, तो देखो कमांड तो होनी चाहिए, बीएससी की बुक को एक बार, हिंदी मीडियम है तो बीएससी की बुक को एक बार पढ़ लें आप,
सिलेबस तो उसी से दे रखा है। कुछ क्या है, आप में से फैकल्टी मेंबर भी होंगे जो बीएससी पढ़ा रहे होंगे। बीएससी पढ़ाने का बेनिफिट आप सबको 100% मिलेगा। आप बीएससी पढ़ा रहे हो तो आप क्या है कि 9 सब्जेक्ट जूलॉजी के तैयार कर रहे हैं, या बॉटनी के हैं वो बॉटनी के 9 सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं। सिलेबस तो अधिकांश कॉलेज एजुकेशन का वहीं से आने वाला है, उन्हीं से कहीं ना कहीं से उन्हीं से आएगा। ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा सा डीप हो जाए, आधा सिलेबस एमएससी लेवल का आएगा, आधा बीएससी का आएगा। तो बीएससी में जो सिलेबस मिल रहा है उसको बीएससी की बुक से कंसल्ट कर लें। एमएससी का जो सिलेबस आ रहा है वो एमएससी की बुक से आप कंसल्ट बिल्कुल, लेकिन उनके आप नोट्स बना लें। अब बाद में आप कहो कि भाई हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और अभी आप एसएफ गिलबर्ट को लेके बैठ जाओ कि हम गिलबर्ट से डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो सिलेक्शन, मुझे तो नहीं लगता सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि एसएफ गिलबर्ट को पढ़ोगे, नॉलेज आपको गिलबर्ट की हो जाएगी, बहुत शानदार नॉलेज हो जाएगी, पर सिलेक्शन नहीं दिला सकती। अकेले डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, सबके लिए बराबर टाइम आपको देना होगा। एक बेस आपका तैयार होना जरूरी है। इसका मतलब है कि पीएचडी का जो सिलेबस है वो तैयार होना चाहिए। आपको कीमेटोजेनेसिस है, पार्थिनोजेनेसिस है, ये सब भी आना चाहिए। भी इसका टाइप वगैरह दे रखे हैं, नियम वगैरह दे रखे हैं, वो सब आने चाहिए। वो हर बार टच होते हैं, स्कूल लेक्चरर में भी वही टच होते हैं। और एक मैं ये भी कहूंगा कि इसके साथ साथ जैसे कुछ बच्चे बेस तैयार करने के लिए, ऐसा नहीं है कि अभी जैसे कुछ के सिलेक्शन नहीं होंगे तो वो सेकंड ग्रेड भी देना चाहेंगे, कुछ वो फर्स्ट ग्रेड भी देना चाहेंगे, कॉलेज एजुकेशन का भी देना चाहेंगे। तो उसके लिए बेस तैयार करने का तो सबसे अच्छा तरीका है, एक तो राजस्थान जी के को तैयार कर लो आप स्टूडेंट के साथ और उन सब के साथ, जो भी मैंने बुक बताई। एक दूसरे सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए आप ऐसा करें कि आपके पास जैसे ट्रूमेंस की बुक हो तो वो कर सकते हैं आप। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यस यस ऑडिबल सर, कंटिन्यू सर। हाँ, ट्रूमेंस की बुक ले सकते हैं, बेस बहुत अच्छे से तैयार होता है। जैसे नीट के लिए हम प्रदीप वगैरह पढ़ते हैं, फिजिक्स वगैरह के, ऐसे हम ट्रूमेंस की बुक पढ़ सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा वो था कि मेरा बेस तैयार करना, 11th 12th में जब शुरू से पढ़ा रहा था, मैं ये कह रहा था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, सॉरी उसके लिए। इवोल्यूशन का है, इथोलॉजी के लिए आप, अच्छा हाँ, मैं अभी ये कह रहा था कि जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड जो तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज एजुकेशन तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप ट्रूमेंस के करीबन 700-800 रुपए के आते हैं, 2 वॉल्यूम आते हैं, एलिमेंट्री बायोलॉजी से रिलेटेड है। यदि आप पढ़ना चाहें तो इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत अच्छे, हिंदी मीडियम के लिए भी बहुत अच्छे बेस तैयार करते हैं। या यदि आप ये, या तो आप ट्रूमेंस पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो, मैंने पढ़ी हुई, या आप पीएस वर्मा का देख सकते हो, उसका भी ऐसा ही है सीन। पीएस वर्मा में करीबन 5 और 6, मतलब मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आप कंटिन्यू कीजिए। पीएस वर्मा में करीबन 6 सब्जेक्ट दे रखे हैं। पीएस वर्मा आपका बेस बहुत अच्छे से तैयार करता है। पीएस वर्मा की बुक आप कंसल्ट कर चाहो, और बेस को तो बहुत अच्छे से तैयार करता है ये। और यदि आपके पास ये नीट के वॉल्यूम पढ़े हो लॉजी बोर्ड से, तो आप ये भी तैयार कर सकते हैं। मेरे बेस तैयार होने का मेन रीजन यही था कि, और मुझे पढ़ाने में कभी तकलीफ इसलिए नहीं हुई, एक तो कि मेरा क्या है कि मुझे लगा कि ये जो पीएचडी वाले लड़के हैं ये क्या पढ़ते हैं, ये नीट वीट की तैयारी करते हैं। मैंने भी क्रैश कोर्स कराया हुआ था के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि उनके वो वॉल्यूम मैंने सारे पढ़ रखे थे, उनके वॉल्यूम पढ़ रखे थे, प्लस मुझे मेरे पास ट्रूमेंस भी थी, तो ट्रूमेंस से मेरा बेस तैयार। पढ़ाने में मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होती, अच्छा सा फील होता, उसका बेनिफिट मुझे हमेशा मिलता। अच्छा एक चीज हो, अपने लिए पढ़ने में एक किसी दूसरे के लिए, दोनों में बहुत अच्छा है। अपने लिए पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट पे इतनी ज्यादा अच्छे से कमांड बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी दूसरे के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब आप कहीं पढ़ा रहे हैं और
आप तैयारी करके अब जा रहे हैं, तो अब आप ये देखो, अब आप ये सोचोगे कि सामने वाले 50 लड़के बैठे हैं या 100 बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं उनमें से मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो आप अब हर एंगल से तैयार होके जाना चाहोगे, मतलब उस टॉपिक को डीप तक पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप डीप तक जाने की कोशिश करेंगे। उस समय क्या होगा कि आपकी मिक्सिंग नहीं होगी कभी। आपका एक टॉपिक जो आपने जैसे गेमेटोजेनेसिस पढ़ा है या इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ पढ़ा है, ह्यूमन का डेवलपमेंट ही पढ़ लिया है आपने, या फिर आपने हॉर्स का डेवलपमेंट देखा है कि हॉर्स का इवोल्यूशन किस प्रकार से होता है, तो आपका वो फिक्स प्लान है कि आपने ये इस तरह से तैयार किया है और इस रास्ते से आप गए थे और इस रास्ते से आपको किसी दूसरे को पढ़ाना भी है, और वो कम से कम 3 बार रिवाइज हो चुका है, आपने एक बार पढ़ लिया है। आपको पढ़ाते समय जब आप जा रहे हो तो उस समय भी आप एक बार पढ़ के गए, कम से कम 2 बार तो आप पढ़ के जाएंगे। इतनी बार आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, 3 टाइम हो गया, 3rd टाइम जब आप पढ़ा रहे हो उस समय क्या है कि ब्रेन एक एक को पकड़ पकड़ के लाता है आपने क्या पढ़ा था पहले, तो उससे ऐसा फील होता है कि आपका जो बेस है वो तो मजबूत हुआ ही, आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, हाँ सिलेक्शन के आपके चांस बढ़ जाए। तो मैं कोशिश आपसे यही कहूंगा कि आप यदि अभी खुद के लिए तैयारी कर रहे हो तो पार्ट टाइम यदि आप जॉब करना चाहते हो, किसी के पास 2 घंटे हैं 3 घंटे हैं, तो वो आप स्टडी के लिए दे दो, पढ़ाने के लिए दे दो। पढ़ाने की कोशिश ये करें कि आप बड़ी क्लास पढ़ा, यदि आपको बीएससी की क्लास मिलती है तो बहुत अच्छा, 11th भी मिलता है तो वो भी अच्छा है, उससे तो कोशिश करें कि इतना पढ़ाएं, वो क्या है कि थोड़ा कम कम आएगा आपके, मतलब आम के आम मुर्गियों के दाम तो यहीं तक बन सकते हैं। आप 11th से और बीएससी तक का पढ़ाएं, उसमें आपको पैसा भी अर्निंग होगा और सिलेक्शन के आपके जो परसेंटेज है चांस भी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए अकॉर्डिंग टू। और ऐसा मेरे साथ हुआ है और मैंने ऐसा ही किया है। तो 2007 से मैं पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो उसका अनुभव काफी मुझे तो बहुत काम आया है। मेरा स्कूल का ये था कि मैं 6 घंटे पढ़ा के और तब 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा सा फील हुआ कि मुझसे सब्जेक्ट पे कमांड मेरी हो। 2011 में मैंने ये दिया था स्कूल लेक्चरर का एग्जाम, 2nd ग्रेड में उस समय था, यदि जुड़ रहा होगा इसमें तो उसको बता दीजिएगा। वो 15 दिन पहले पेपर डिसाइड हुआ था, 14 फरवरी को पेपर डिसाइड हो गया कि आपका स्कूल लेक्चरर का एग्जाम है, वो 28 फरवरी को होने वाला है, 1 मार्च को आपका एक पेपर और होने वाला, मतलब एक दिन जीके का और एक दिन आपका सब्जेक्ट का होने वाला। 15 दिन में कोई कैसे तैयारी करेगा आप बताओ, मतलब आरपीएससी से 1 दिन 15 दिन पहले एक खबर आती है कि आपका, अब ज्यादातर तो कुछ किसी को पता नहीं 15 दिन में कोई तैयारी करेगा नहीं। अब उसमें क्या था कि मैंने जस्ट मतलब जैसे ये फरवरी गुजरा हो, 2011 का ईयर है और मैंने 2010 में 2nd ग्रेड का एक बैच कराया, उस बैच में मैं 1.5 घंटे पढ़ाता था उन्हें 1.5 घंटे पढ़ाने के लिए मैं करीबन 6 से 7 घंटे पढ़ के जाता था डेली, 6 से 7 घंटे, और ये चला करीबन ऐसे 2.5 महीने का। 2.5 महीने का मुझे बेनिफिट ये मिला कि 15 दिन मैंने छुट्टी लेके केवल रिवाइज किया बस, और स्कूल लेक्चरर हो गया 15 दिन में मात्र। तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने तैयारी की है, लेकिन मुझे फिर मैंने उसका एनालाइसिस किया कि ये तैयारी तो मतलब सिलेक्शन कैसे हुआ है, क्या रीजन रहे हैं, तो मैंने देखा कि ये जो मैंने 2nd ग्रेड का बैच कराया था उसका इसमें अहम रोल था कि उस समय मैंने जो तैयारी की थी वो 6-7 घंटे तैयारी की थी पर डे और 2.5 घंटे, और उससे अलग, क्योंकि 15 दिन में वो लड़के नहीं कर सकते थे क्योंकि 2.5 महीने की मेरी पहली तैयारी। तो कभी आपने देखा होगा ना वो पिकासो वाली है कि 30 सेकंड की जो पेंटिंग उसने बनाई थी वो $1 मिलियन की दिखती है। आपने ये देख सुना होगा कि पिकासो यदि 2 मिनट में कोई पेंटिंग बनाता है वो $1 मिलियन में दिखती है। ये लगता तो ऐसा है कि यार कोई अगर उसको 4 घंटे में बनाएगा तब भी उसकी $1 मिलियन में ना बिके। जो 2 मिनट का उसका जो काम है उसके पीछे उसकी जो 30 ईयर की जो मेहनत है, या उसकी 35 ईयर की 20 ईयर की जो मेहनत है वो मायने करती है। वो जो 30 ईयर की मेहनत है इसलिए वो 2 मिनट में ऐसा कर पाया कि वो $1 मिलियन में। आप तो 10 घंटे लगे रहो, मैं 10 घंटे लगा रहा हूँ बनाने कोई डायग्राम,
कोई नहीं लेगा, तो 10 रुपए की नहीं लेगा कोई, क्यों लेगा भाई, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, उसकी वो 3 साल की मेहनत। तो वो जो पीछे की आपकी मेहनत है, तो ऐसा नहीं कि केवल पेपर आ गया आप तैयार हो गए, आप शुरू से तैयार हो जाए, आप अभी से अपने आप को मोटिवेट करें कि यार मुझे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और इसके लिए आप अभी से जुट जाओ। कंटिन्यूस 4-5 आवर्स आप दे रहे हैं, अभी 4-5 आवर्स दें, 7-8 जो दे रहा है वो 7-8 दे। यदि कोई कहीं बाहर एंगेज है, जैसे स्कूल में पढ़ाने जा रहा है, उसके बाद उसको 4 घंटे मिल रहे हैं, तो वो 4 घंटे मैक्सिमम जिसके पास जितना टाइम निकल के आ रहा है उतना इनपुट करे। मतलब उसके मन में पहली बात तो ये हो कि उसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। उसके बाद यदि उसके मन में इस तरह का विचार है, तो उसको पाने के लिए फिर वो क्या प्रयास कर रहा है, पाने के लिए वो अपने 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यूस कितना दे सकता है। देखो पेन तो लेना पड़ेगा, आप ये सोचें कि आपका इजीली हो जाए, वो संभव नहीं, इतना आसान भी नहीं है। तो आपको यदि आपके पास 2 घंटे रेगुलरली मिल रहा है, तो 2 घंटे आप लगातार चलते रहने दें। 6 घंटे मतलब जैसे 6 मंथ्स हो जाएंगे, उसमें काफी हो जाएगा। 180 डेज हो गया, 180 का मतलब 360 आवर्स हो गए, काफी होते हैं 360 आवर्स, है ना। ऐसे आप लगा लो, और जब पेपर टाइम आए उस समय सारा कुछ छोड़ के 1 महीने पहले कम से कम उसी में जुट जाए, 1-2 महीने जो भी है। अब इससे तो केवल उसको जीवित रखें, जीवित रखना जरूरी है। जैसे आप अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप जीवित रखें कि आपको समय का 3 घंटे या 4 घंटे केवल जुड़ोजी पढ़, 3 घंटे हैं आपके पास, 2 घंटे जुड़ोजी पढ़ लो, 1 घंटे जी के लगातार पढ़ते रहो। जी के खुद आप भूल जाओगे लगभग। आधी चीज तो जी के अब मेरी गायब हो गई, तब से अब तक 2008 के बाद मैंने नहीं पढ़ी, तो आधे कह के रिवाइज डिवीजन मांगेगा। एक इसमें जो सेकंड पेपर है, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग एंड कैंसर, ये वाले जो टॉपिक हैं, बायोलॉजिकल टेक्निक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये यहाँ तक का जो पूरा सिलेबस है वो जीआरएफ का सिलेबस है। नेट जीआरएफ में जो ये पढ़ा रहे हैं आपको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से, और इस पे आप फॉलो करें सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हाँ, मुझे तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसका भी मिला कि मुझे नहीं पता था कि ये सिलेबस कहाँ मिलने वाला। मेरे मित्रों ने मुझे बताया कि आप ऐसा करो यार, ये पाथफाइंडर में एक जगह मिल जाएगा, उसमें पढ़ा हुआ है कि एक जगह इकट्ठा सा रखा हुआ है, आप सभी मतलब जैसे एक साथ नहीं पढ़ पाओगे, एसएफ गिलबर्ट पढ़ो, कभी लेरेंजर पढ़ोगे, आप पार्सन पढ़ोगे, या स्ट्राइड पढ़ने लग जाओ, तो देखो वो ऑथेंटिक बुक है, रेफरेंस बुक है, उनको पढ़ोगे तो सिलेक्शन तो संभावना उनको हो जाए। हाँ, किसी पार्टिकुलर टॉपिक को आप उसमें से देख सकते हो कि ये टॉपिक है, आप उसको उसमें से देख लो। भाई पूरी बुक नहीं पढ़नी, टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको पहले छोटी बुक में देख लिया, समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बड़ी बुक में और देख लो, और भी समझ में नहीं आ रहा तो आप रेफरेंस बुक उठाओ, उसमें से देख लो, नोट्स बना के उसको रख लो उस टॉपिक को। बस ये तरीका मेरे हिसाब से हो सकता है। अच्छा, मैंने तो केवल इन सब के लिए सेकंड पेपर के लिए पाथफाइंडर प्रेफर किया था। उसमें सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर बच्चों को ये अच्छा भी लगता होगा, है ना। सेल एंड मॉलिक्यूलर एप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन बड़ा अच्छा सा है, डीएनए से चलता है, डीएनए आरएनए, है ना। तो आरएनए स्प्लाइसिंग वगैरह क्या है, एडिटिंग वगैरह क्या है, अच्छा सा लगता है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक ज्यादातर क्वेश्चन वो गोल्जी बॉडी पे के बारे में बात करेंगे, गोल्जी बॉडी पे, और ईआर पे तो मोस्टली चाहे वो नेट जेआरएफ एग्जाम हो या कॉलेज एजुकेशन हो, इनमें से तो उसको रखना है। लाइसोसोम मतलब ये जो लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और ईआर से रिलेटेड क्वेश्चन उन्हें रखना। ईआर और गोल्जी के बिना तो ऐसा लगता है कि सेल अधूरी सी लगती है। जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह है वो सब ईआर में और गोल्जी बॉडी में तो सब कुछ पढ़ा रहे होंगे आपको, तो वो देख लेना आप। ये सेल एंड मॉलिक्यूलर का है। देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सर आपको काफी बता रहे हैं, और सर के आप कॉन्टेक्ट में हैं, सिलेबस तो सारा वो कंप्लीट करवा भी सकते हैं आपको। और ये सारा सिलेबस उन्होंने 13 यूनिट उसमें है सिलेबस में। नेट ये जो का सिलेबस है उसका जो सेकंड पेपर है आपका जूलॉजी का, वो ज्यादातर पेपर वहीं से कंप्लीट होगा। फर्स्ट पेपर में आप मतलब अपना बीएससी का जो आपने कहीं से भी पढ़ा है वो ले सकते हैं, या नहीं पता है तो आपको रस्तों की पब्लिकेशन आप यूज कर सकते हैं, उपयोग करें, रस्तों की पब्लिकेशन ही करना है। एनिमल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ स्टडीज,
इन सब के लिए आप पीटी शर्मा सर ने बता रखी होगी वैसे कि वही है, एनिमल के लिए हो या प्लांट के लिए हो, पीटी शर्मा सर पढ़ते हैं, काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग बुक है, वो पढ़ लेंगे। बायोडाइवर्सिटी का क्या है कि कुछ का तो पोर्शन आपको बीएससी की बुक से उठाना है, अलग से कोई इसके लिए कोई बड़ी रेफरेंस बुक पढ़ो कोई जरूरी नहीं। तो वाइल्ड लाइफ स्टडीज का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है एक बार देख लेना। मैंने क्या है कि केवल टॉपिक उठाया है यहाँ पे, अभी पूरा सिलेबस उसको मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। केवल वाइल्ड लाइफ स्टडीज का है तो बीएससी तक का काफी है, कोई एमएससी का या बड़ा लेवल उसमें अलग से आता भी नहीं है, वो आप तैयार कर। फिजियोलॉजी है वो बीएससी तक ही तैयार हो जाती है। एमएससी में वैसे आपने पढ़ी होगी टाइटन हॉल वगैरह, और वहां से ऐसा कुछ नहीं कि अलग से कुछ एमएससी लेवल का आता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी केवल बीएससी लेवल की आती है। तो फिजियोलॉजी 12th लेवल पे पूरी कंप्लीट हो जाती है। 12th लेवल पे जो भी है फिजियोलॉजी दे रखी है, बहुत शानदार तरीके से दे रखी है। बीएससी पे थोड़ा सा और बड़ा दे रखा है, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह आपने देखोगे ब्लड वगैरह के, वो वहां से आप तो बीएससी तक का आपने पूरा ये फिजियोलॉजी है वो तैयार कर देंगे। 8:40 हो गए, शायद हमारे पास है कुछ टाइम और थोड़ा सा, या क्या करें बताइए। इसको वाइंड अप करें जल्दी से बाइंड अप करना पड़ेगा सर। हाँ मुझे तो लगता है 10 मिनट में वाइंड अप करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा हो गया, पता नहीं चलता ना कब चलेगा। नहीं नहीं, इससे फायदा हो रहा है सभी को, बिल्कुल बिल्कुल। आप पिन पॉइंट्स को बिल्कुल डालिए सर। ठीक है, आप ये जो इकोलॉजी वाला है इनका ये तैयार करें। देखो इको के लिए आप जैसे सर ने बताया पीटी शर्मा, तो पीटी शर्मा को पढ़ के आप नोट जरूर तैयार करें। एक एनसीईआरटी जरूर तैयार करें, एनसीईआरटी का ज्यादा ठीक रहता है। पहले बेस एनसीईआरटी पढ़ के और फिर पीटी शर्मा पढ़ेंगे तो उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। क्या मैंने आपको जो वुमेन्स वगैरह बताई थी, पीएस वर्मा बताई थी, पीएस वर्मा बहुत शानदार, पीएस वर्मा में से भी आप उसमें से तैयार कर जो चाहो उसको देखना, आप पढ़ के उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत कुछ स्टडी ऑफ प्रीवियस पेपर। हाँ ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, 2-4 इन पे हम चर्चा करेंगे। सिलेबस के बारे में तो ज्यादा शायद हो चुका है। स्टडी ऑफ प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको पढ़ना है आपको, और ये तो नो आइडिया अबाउट द डेप्थ ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के डेप्थ क्या है, मतलब आपका जो कितना वो डीपली क्वेश्चन किसी ने टच किया है वो देखना है। प्रीवियस ईयर के पेपर रीड कीजिए आप, 2018 का पेपर रीड कीजिए, 2011 का यदि जो स्क्रीनिंग हुई है उसका आपको पेपर मिल जाए तो वो 2000 अभी जो 22 वाला हुआ है ये वाला पेपर लेके इन दोनों पेपरों से आप ये देखिए कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कितना सिलेबस टच किया गया है। जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी है तो 2018 में उसमें से कितने क्वेश्चन आए, 5 से 10 के बीच में कितने क्वेश्चन आए वो काउंट करें, किस किस जगह से टच किए गए हैं। 2022 में अभी जो टच किए गए हैं तो वहां से कितने क्वेश्चन टच किए गए, उसके आसपास आप पढ़ने का प्रयास करें जितना डीप वो है उसके। और अच्छा इस बार जो 2022 में पीसीआर थोड़ा सा डीप आ गया, वो तो काफी टिपिकल भी था, और वो शायद नहीं भी हुआ था ज्यादा। सबसे क्या है कि वो थोड़ा सा भी रहा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी से हो भी पाए थे। 8-10 क्वेश्चन थे शायद, उसके एक साथ ही 8-10 क्वेश्चन दे दिए थे और 2-3 कर सकते थे, ज्यादा नहीं कर सकते। तो यदि आपको कुछ इस तरह का मौका मिले कि सेल टेक्निक पढ़नी है तो डीप पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा रहे। माइक्रोस्कोपी पे कभी कभी तो क्या है कि स्पेसिमेनी कैसे बल्ब बनाते हैं तो वो दे रखा है उसमें, तो वो तरीके एक आप क्या है कि शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स अपने सभी जरूर बनाएं। और हाँ अच्छा मैं ये कह रहा था कि इन सब के बावजूद भी आप कम से कम नहीं तो आप क्वेश्चन करोगे, जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं, मेरा मानना यह है मेरे अनुभव से 10% एरर सबका चलता है लगभग। आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 100 में से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कोई गारंटी नहीं आपके 5 से और 9 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, संभावना है। आप फुली कॉन्फिडेंस है फिर भी हो सकता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं मेरे मतलब मैं किसी और का नहीं कह रहा, मेरे बारे में बता रहा हूँ कि मैं ऐसा मान के चलता हूँ 10% एरर मिनिमम है, संभावना है, हो सकती है। मेरे पेपरों का भी मैंने आकलन किया और 10% एरर हो जाती है। तो फिर मैंने ये तो कोशिश की कि यार 10% जब एरर हो जाती है तो 10% रिस्क ली जाए। 10% एरर होता है तो 10% रिस्क ली जाए। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि 50
क्वेश्चन है 5 या 6 पे रिस्क ले लीजिए। ऐसा लग रहा है कि 2 ऑप्शन में रिमूव कर चुका हूँ, 2 ऑप्शन में से और किसी एक की संभावना है, प्रोबेबिलिटी 50-50 सी लग रही है। अब घर जाके परेशान होने से अच्छा है कि घर जाके परेशान तो होना है कि ऐसा हो सकता है उन 5 में से घर जाके मैं ये देखूं कि उनमें से 2 कुछ सही हो सकते हैं और 3 गलत भी हो सकते हैं, 5 भी गलत हो सकते हैं और 5 सही भी हो सकते हैं संभावना। तो अब मैं घर, एक तो ये है कि मैं उन 5 को ना करूं, केवल कॉन्फिडेंस वाले ही करूं। अब मैं घर जाऊंगा, मुझे बड़ा अफसोस था, यार ये क्वेश्चन मैं ऐसे कर देता तो अच्छा था। तो उसको यही कह रखा है कि ऐसा नहीं सोचना हमें घर आके कि यार मैं ऐसे कर देता, हमें जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना करने की तब कर दो। जब हम एग्जाम में बैठे हुए हैं 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन, हमें ऐसा लग रहा है हमारा मन कह रहा है, कभी मन क्या कभी सही कहता है ना, ज्यादातर टाइम पे भी सही कहता है सब पे। हाँ ये कि आप ये देख लो कि कोई क्वेश्चन बिल्कुल अनटच है, आप दूर दूर तक आपका कोई 4 ऑप्शन से कोई रिलेटेड ही नहीं है, तो भरना बेवकूफों की निशानी है। वो तो बेवकूफी है, वो उतना मानता हूँ मैं। कुछ कुछ आपको छोड़ना ही है। जब आपको भाई 4 ऑप्शन उसके नहीं पता है तो आपका गलत ही जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ये है कि 75% आंसर गलत जाए, 25% वो सही है, और 75 में वो गलत ही जाएगा। चाहे वो अभी आईपीएल की टीम वगैरह मैंने देखा था, वो ड्रीम 11 पे आप टीम बना के कभी भी देख लो, कहीं ना कहीं गुंजाइश रह जाती है और असफलता याद लगती है। कोई करोड़ नहीं जीत पाता, कोई कहे कि मैं 1 करोड़ जीत जाऊंगा, वो संभावना बहुत, उसकी प्रोबेबिलिटी देख लो आप, 0.0000 तक पहुंच जाएगी प्रोबेबिलिटी है आपके 1 करोड़ पाने की। तो ऐसा ना करें। 10% एरर है, 10% यदि आप देना चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है आपका मन, आप रिस्क ले लें, ज्यादा पे रिस्क ना लें। बहुत से लोग तो क्या कि 30-30 पे 35-35 पे रिस्क ले रहे हैं, बाद में नेगेटिव पे आ जाते हैं, डाउन हो जाता है। 10%, 10-12% आप रिस्क ले सकते हैं, तो उसमें तो संभावना है कि आपको नुकसान नहीं। केवल बिल्कुल अनटच क्वेश्चन है, उसको आप छोड़ दें प्लीज। यदि आप 100 क्वेश्चन है, 10 बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, 10 को बिल्कुल छोड़ दें। 50 नहीं आ रहे हैं, 50 को छोड़ दें। प्री डिटरमाइन ना हो आप। पेपर ऐसा था, पिछली बार पेपर में 70 गया था, इस बार रीट में हमने देखा था कि रीट की वस्तु का ये था, पिछली बार की कट ऑफ 130 गई है, 135 गई है, 134 तो उसकी गई है, रीट लेवल फर्स्ट की गई है, तो हम इस बार और ज्यादा करेंगे। इस बार हमने देखा कि 100 नंबर नहीं आ पा रहे हैं लड़कों के, जो दोनों ने बहुत ज्यादा कर दी। पेपर का नहीं पता आपको कि किस तरह का है, हार्डनेस का आपको नहीं पता। पेपर देख के आपको ये पता चल जाएगा हार्डनेस की है, लेकिन आप नहीं कर सकते। लेकिन आपका क्या है कि प्री डिटरमाइन है कि पिछली बार 140 गया था, जब पिछली बार 120 गया था तो उसमें कम तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। ये सब मिथ्या अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन तो 2004 में जब आज झांकड़ के नाम से आया था कि उसको बाढ़ कहते हैं, उसको चारों तरफ लगाई जाती है, उस समय 44 या 48 के लगभग जब जाती है, आईएएस की चली जाती है, आईएएस जाती है। मेरा मानना यह है कि परसेंटेज 40 से लेकर 80 तक कहीं पे भी जा सकती है। आप तो अपना सही है वो दें। और एक और 2-4 जो मेरी बात है, सेंट्रलाइज्ड माइंड, आपके माइंड को सेंट्रलाइज करें, अब ध्यान केंद्रित करें, मेन फोकस स्टडी पे ही रखें। रिपीटेशन या मनन करना जिसको बोलते हैं, ये बहुत आज ये काफी महत्वपूर्ण बातें जो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, पहले तो केवल एक विस्तृत था, ये काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप इन्हें अपनाओगे तो मुझे लगता है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। खुद मैंने जो किया है वो ये बात है, और मैं इन पे बड़ा फोकस करता हूँ और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। एक तो मैं सुबह जो एक्सरसाइज और योगा करता हूँ, जो ध्यान लगाता हूँ, उसका फायदा यह है कि मेरी मेमोरी तो इंक्रीज हुई थी उससे, मैं इसको मान के चलता हूँ कि मेमोरी वास्तव में इंक्रीज होती है। मेरी मेमोरी इंक्रीज होने का कारण ये भी हो सकता है कि मैं रिपीट करता था, रिपीटेशन था मेरे पास, कि आज मैंने सुबह से शाम तक जो पढ़ा है, सोते समय जब मैं आंख बंद करके सो रहा हूँ बुक को पास में रख के, तो मैं ये सोचता हूँ आधे घंटे से लेके और 1 घंटे तक कि सुबह से शाम तक मैंने आज क्या पढ़ा। पहला आकलन तो मैं ये करता हूँ कि सुबह से शाम तक मैंने आज क्या पढ़ा, और मैं ये देखता हूँ कि कुछ चीजें मैं भूल गया हूँ, सारी चीजें मुझे नहीं पता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि दोबारा से
बल्ब या रोड ऑन की जाए, उसको देखा जाए, उसके बाद उसको देख के और दोबारा सोया जाए, क्योंकि वो उसी समय याद रहेगा। उसका मैंने मनन किया, रिपीटेशन किया। महाभारत काल में भी आपने देखा होगा, उनके पास उस समय लिखने के लिए कुछ नहीं था, कॉपी किताब कुछ नहीं थी। जो भी गुरु द्रोण वगैरह या कोई भी थे, वो सब के सब लेसन देते थे कि भाई ये लेसन है आपको और इसको कंठस्थ करना है। तो वो कई बार उसको रिपीट करके उसको कंठस्थ करते थे, कई कई बार करके। तो मेरा मानना यह है कि हमने सुबह से शाम तक जो पढ़ा है उसको शाम को एक बार उसका आकलन किया जाए। पहली बात तो ये आकलन कर लें उसका, क्या मुझे जो भी आज सुबह से शाम तक मैंने पढ़ा है वो सारा कुछ आता है। पहली बात तो आप ये पाएंगे कि मुश्किल से 40% ही आपको याद होगा, बाकी सब कुछ चुके होंगे कभी। तो उसको एक बार देख लें कृपा करके, और तभी सोए आप सुना, चाहे उसके लिए आपको फिर 11 आपका शेड्यूल थोड़ा सा इधर उधर करना पड़े। मतलब 1 घंटे आप 11 बजे सो रहे हो तो आप 10 बजे सोने का प्रयास करें। 10 से 11 ये काम रखिए आप, मनन करना, सोते रहना। दूसरा, एक पूरे दिन का आकलन करो कि आप क्या आपने आज से मैक्सिमम दिया। मैक्सिमम हावर आप पढ़ सकते थे, कहीं कोई आपकी कमी तो नहीं रह गई कि कहीं आप मतलब कि और इससे ज्यादा टाइम दे सकते थे। ये भी सोचें आप कि मतलब कहाँ आज आपने अपने टाइम का कहाँ दुरुपयोग किया, या कहाँ आपसे अपना टाइम वेस्ट हुआ, कहाँ और टाइम आप बचा सकते थे। मतलब आज आप 10 आवर पढ़े, क्या वो 10.5 घंटे या 10 घंटे 10 मिनट या 10 घंटे 20 मिनट हो सकते थे। वो चीज जरूर देख रहे हैं आप, उसको नेक्स्ट डे ना करें। सेकंड, नेक्स्ट डे जब आप जागे तो सबसे पहले जो काम करना है आपको, पिछले डे में आपने जो 24 घंटे में पढ़ा था, शुरुआत उससे करनी है कि वो 1 घंटा या 10 मिनट या 20 मिनट वो रिवाइज कर। एक शोध के अनुसार, मैं विज्ञान प्रवृत्ति पढ़ता था पहले, उसमें साइंटिस्ट के भी वो आते रहते हैं, तो एक शोध के अनुसार उन्होंने बताया कि एक दिन आज हमने पढ़ लिया और नेक्स्ट डे जब हम पढ़ते हैं तो मोस्टली क्या है कि 18% भूल जाते हैं, केवल ये 18% याद रहता है। अरे मैंने सोचा यार वास्तव में 18% याद रहता है, क्या ऐसा होता है? 18% मतलब 18% इस तरह का था। कुछ भूल जाएंगे अगर वो रिवाइज नहीं किया जाता है छोटी छोटी बात। तो हमारा ये था कि उसको रिवाइज किया जाए नेक्स्ट डे। और हमने देखा वास्तव में हमने उस वजह से सुबह जागे, अब हम नहा रहे हैं तो हमने मनन वगैरह किया कि यार क्या क्या हमने पढ़ा था कल। तो कुछ वास्तव में कुछ सिलेबस रिवाइज होता है, कुछ भूल जाता है। तो हमने सोचा कि इससे रिवाइज किया जाए। तो सुबह सबसे पहले कल जो पढ़ा है उसको रिवाइज किया जाए। करीबन आपको शुरुआत तो उसके लिए 10 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, अगले दिन आपको 20 मिनट लग सकते हैं, 30 मिनट भी लग सकते हैं। तो मेरा तो ये था कि एक एक घंटे लग जाता था उसको रिवाइज करने में। मतलब पिछला आज जो मैंने पढ़ा है, संडे को मैंने जो पढ़ा है उसको जैसे मंडे को मैं पढ़ रहा हूँ तो एक घंटा लग जाएगा। कभी कभी तो ऐसा फील सा होता था कि यार अभी हम पिछला ही पढ़ रहे हैं, नया कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, तो सिलेबस ही नहीं हो पाएगा, पर हम डटे रहे। मैंने कि कोई नहीं, ये कंठस्थ होना जरूरी है। अगर ये कंठस्थ नहीं होगा, ऐसा हो हम आगे बढ़ते जाए, पीछे साफ होता जाए, कुछ हाथ नहीं पड़े, तो हमने ये देता है कि उसका वास्तव में हमें बेनिफिट। फिर हम संडे को क्या है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ते, कुछ नया नहीं पढ़ना है संडे को केवल ये देखना है कि 6 दिन में जो हमने पढ़ा, 6 दिन में हम जितना पढ़े करीब 60-62 घंटे पढ़ चुके होंगे, वो सब का सब जो पढ़ा है वो संडे को पूरे दिन रिवाइज करना है। कोशिश ये करनी है कि या तो कुछ सुबह ऐसा हो सकता है हम 7 से 11 पढ़ते थे तो 4 घंटे में तैयार हो जाए। कभी कभी ऐसा होता था कि वो 4 घंटे में तैयार नहीं हो रहा है, तो हमको बाद का जो सोने के बाद जो 2 बजे का टाइम था उसमें से भी लेते थे, तो पूरा टाइम चला जाता था। तो हमें ऐसा लगता था यार आज संडे का बेकार हो गया, संडे पूरा चला गया। लेकिन वास्तव में वो बहुत बेकार नहीं हुआ, वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। का पूरा तैयार हो गया, बहुत सॉलिड सा हो गया, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि कुछ भूले हैं। फिर ऐसा नहीं कि एक बार लास्ट टाइम पेपर पे जाके और रिवाइज करना, पेपर से 2 दिन पहले बात। तो इस तरह हमने अपना जो पढ़ना था एक टॉपिक 3 बार तैयार कर दिया। एक तो जैसे हमने कोई टॉपिक आज पढ़ा है, आज पढ़ लिया, नेक्स्ट डे पढ़ लिया, और उसके बाद वो संडे को पढ़ लिया, तो 3 बार वो पढ़ लिया। 3 बार रिपीटेशन जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा। ऐसे समझो हमको बनना है क्या, बोरी में और रुई।
और रोज तो यार दूध से भरनी पड़ेगी तब तो ज्यादा आएगी। आराम से भर दोगे तो कम आएगी, सीधा सा 1 किलो में भी भर सकते हो, वो मतलब 1-2 किलो में, तो 10 किलो भी भर सकते हो आप उसको, अगर मतलब थोड़ा दाब दाब के भरोगे, उसको प्रेशर लगा दोगे। तो वो प्रेशर वाला थोड़ी थी हमारी, तो कि हम 3 बार उसको पढ़े तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से रिवाइज होगा, ऐसा मेरा मानना था अपने इससे। अच्छा, एक मैं ये हूँ फुल, तो समझे मेरी आवाज आ रही है, मैं केवल 5 मिनट लेना चाहूंगा मार्क्स बस, मैं बिल्कुल आ चलता रहे, हूँ। बिल्कुल आ जी रहे सर, सर। बिल्कुल। एक आपका फुल डेडिकेशन, मेरा जो ये 3D फॉर्मूला मुझे काफी पसंद है और मैं इसको फॉलो भी करता हूँ पढ़ाई के दौरान भी। जैसे आपका ये जो डेडिकेशन है, डी डी आता है डेडिकेशन वाला, समर्पण भाव। सेकंड है इसमें डिटर्मिनेशन, दैर्ढ्य है, वो उसी से रिलेटेड है। यदि आपका जैसे आप गोल है, आपने गोल डिसाइड किया है, तो आप उस पर दृढ़ निश्चय हो जाए, आप लगातार इस पे डटे रहेंगे और आप तैयारी करते रहेंगे। डिसिप्लिन, अनुशासन, आपको अपना अनुशासन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना। सुबह से शाम तक आपको तैयारी करनी करनी है, 8-10 घंटे जितने भी आपको मिलेंगे वो आप निकालेंगे। मैक्सिमम स्टडी पर आवर आपको जरूर ध्यान रखना है, आकलन जरूर करना है, पर डे का आकलन कि आपने आज कितना पढ़ा है, क्या वास्तव में आपको उसका गेन हुआ है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि आपका टाइम कहाँ खराब हुआ है। एक बीच बीच में कुछ परेशानियां आपको आएंगी, जैसे आप घर पे तैयारी कर रहे हो, आपकी शादी हो चुकी है, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके पास है, वो टिपिकल वर्क है, वो उनसे आप दूर भी नहीं भाग सकते, उनको आपको अपने अकॉर्डिंग हैंडल करना है, वो ये आपकी जिम्मेदारी होगी इस सिचुएशन को। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग उससे हैंडल करेंगे और अपना बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। कोशिश ये भी करेंगे कि आप 1 या 2 साल जैसे तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आपका राज तिलक होने वाला है, तो बाद में आपको कुछ नहीं पढ़ना। एक बार राज तिलक हुआ, गवर्नमेंट का जॉब आपके पास रहेगा, और फिर मतलब कम भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा, लेकिन वो जिंदगी भर तक के लिए रहेगा। तो क्यों ना 1-2 साल जो तैयारी करनी है उसको बहुत अच्छे से कर लिया जाए। तो मेरा तो मानना यही था कि यार जब आपका राज तिलक हो रहा है, मतलब 60 साल तक आपको सोचना नहीं है इकोनॉमिकली, इस तरह का जॉब मिलेगा, तो कम से कम भी तो स्टार्टिंग ही 60-70, मतलब 57,700 तो मूल वेतन है, करीबन 70 या 80,000 से स्टार्ट होता है जब भी से स्टार्ट। तो क्यों ना फिर मतलब पूरी शिद्दत के साथ तैयारी की जाए। मेरा मानना ये भी है, क्योंकि मुझे याद आता है कि यार जब ऐसा बोलते हैं ना कि जब आप किसी को चाहते हो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको उससे मिलाने में। ऐसा आपने कभी सुना है? यदि सुना है तो बहुत अच्छा है, नहीं सुना है तो आप सुन लो। आप वास्तव में आप जब किसी को दिल से चाहते हैं ना, मन से, तो मन से बोलते हैं, मतलब अंतरात्मा से चाहना। आप जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना चाहते हैं, मतलब आपका ये गोल है कि यार मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, और बड़ी शिद्दत है आपकी, तो क्या है कि पूरी कायनात जुट जाती है उसे आपसे मिलाने, मतलब फिर आप अपना अधिकतम प्रयास कीजिए इसको पाने के लिए। वैसे मुझे इसलिए उम्मीद है कि जब आप अपना अधिकतम प्रयास करोगे और अपनी एनर्जी को एक जगह फोकस करके तैयारी करोगे, सफलता तो झक मार के आपके पास आ जाएगी और आप सफल इंसान बन जाओगे। ऐसा मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि आप ऐसा करने के पूरे प्रयास करोगे। ऐसा हो सकता है कुछ बातें रहे छूट भी गई हो, कुछ नहीं हो, क्योंकि जब अपने चलते कोई प्लान नहीं था ये इस तरह का कि भाई खास प्लान है, मैंने मेरे केवल अनुभव शेयर किए हैं अभी आपसे। और यदि आपको कोई भी फिर भी इन फ्यूचर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप परसोत्तम जी से डिस्कस कर सकते हैं। इवनली हम परसोत्तम जी के साथ ही जुड़े हुए हैं, वो हमारे बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मन मिले हुए हैं, हालांकि हम ये नहीं 2018 में संपर्क आए हैं, लेकिन किसी किसी से क्या है कि बहुत ज्यादा और काफी क्लोज रिलेशनशिप होता है, तो उनमें से इनके साथ भी हमारा इस तरह का है। कोशिश हम करते हैं कि, और इनके साथ जो हमारा टाइम स्पेंड किया है बड़ा अच्छा लगा हमें। धौलपुर में इनके साथ हमने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। हाँ, ये जरूर है कि मेरा फिजिकल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान है, इनका
था, थोड़ा सा क्या है एकेडमिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रहता है, टेक्निकली एक्सपर्ट व्यक्ति हैं, काफी अनुभवी हैं, बताए बस ये जरूर है कि मैं कोशिश जीवन को मैं बहुत अच्छे से कर दूं, या जो काम कर रहा हूँ उसको मतलब 100% तो फोकस रहे, तो तैयारी कर रही हूँ उसमें फोकस रहे कि वो उसकी तरफ पार्ट हो। मेरी बेस्ट से आप सभी के साथ है और हमेशा बनी रहेंगी, और इन फर्दर कोई भी क्यूरी हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो सभी के आपको नंबर शेयर कर देंगे। और वैसे भी खुद मोटिवेशन काफी करते हैं, फिर भी आपको किसी को भी कोई भी जरूरत होगी तो मैं भी आपके साथ ही हूँ, मेरा भी पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। थैंक यू। आपने जो ये आपने आज का मुझे अमूल्य समय आपने दिया, आमंत्रित किया आपने अपने शो में, या आपने जो ये इस वेबिनार के लिए मुझे बुलाया, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। देखिए ये तो आपका बड़प्पन है, और देखा जाए तो हमारा सोशल दायित्व भी बनता है कि पीछे जो छोटे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हमें फॉलो करना चाहते हैं, हम उनके लिए तैयार रहते हैं। तो ये आपकी हमेशा से गुड क्वालिटी रही है कि आप बिना किसी बाउंड्री के हर बार हर किसी के लिए इतने ओपनली हेल्पफुल होते हैं, और ये आज सबने देखा, तो हम जानते हैं अच्छे से इस चीज़ को। तो एक तो ये था कि सर का जो सेशन था, इसमें कहीं कोई पॉइंट था ही नहीं कि हमें कोई कंफ्यूजन रह गया। वो सर इतने सहज हैं, इतने सरल हैं और इन प्रैक्टिकल हैं। बड़ी बात क्या है कि सर ने इन प्रैक्टिकल रह के सारी बातें हमें बताई हैं, सब्जेक्ट को लेकर के हूँ, चाहे हमारी फिटनेस को लेकर के हूँ, चाहे हमारी डेली रूटीन लाइफ क्या है, हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, स्ट्रेस भी रहना होता है, मैनेजमेंट भी करना होता है। तो ओवरऑल सारा एक कंबाइन जो हो सकता है कि एज ए लीडर हमें आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा सेशन था, और नो डाउट आपने पिन पॉइंट्स उन सबको बहुत गौर से सुना, और आपके अप्रिसिएशन भी हम लगातार यहाँ पे देख रहे थे। तो फर्स्टली वेरी बिग थैंक्स टू श्री जयराम सर कि उन्होंने एक छोटे से नोटिस के ऊपर इतना कुछ किया। और आज के सेशन को देख के एक चीज़ और समझ में आई है कि अब सर को टाइम है वो हम डबल से भी ज़्यादा देने वाले हैं, और आपके जो क्यूरीज हैं उन सबको हमने नोट किया है। तो जल्दी ही हम एक और दूसरा सेशन भी अरेंज करेंगे, उसमें और ज़्यादा हम डेप्थ की तरफ जाएंगे, और जो टेक्निकल बातें हो सकती हैं और क्या इश्यूज हो सकते हैं उन सबको भी हम सम अप करेंगे, और बढ़िया सा सेशन हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। और उसके बाद में भी अगर आपके और कोई डाउट्स होते हैं तो आप लगातार हमारे संपर्क में हैं, हम भी चाहेंगे कि आप लगातार हमारे संपर्क में रहें, चाहे आपकी स्टडीज हो, चाहे स्टडीज़ के बाद में एग्जाम्स का सेक्शन आ जाएगा, एग्जाम्स के बाद में इंटरव्यू का सेक्शन आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर जैसे मेंटरशिप होती है वो हम आप सबके लिए दे पाएँ, उसमें चाहे हमें और भी सेशन जितने आप रिक्वायर समझेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे सेशन हमारे लगातार होते रहेंगे। और दूसरा ये था कि जैसे सर ने काफ़ी कुछ डिस्क्लोज किया कि आपका स्टडी मटेरियल से स्टार्ट हो जाता है कि आपको कहाँ से काम करना है, कैसे काम करना है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपकी प्लानिंग वगैरह। तो अभी क्या है कि जैसे नेक्स्ट टारगेट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस अपन को रह जाना है ना, तो आप प्रॉपर वे में अपना स्टार्ट कर लीजिए। और जैसा कि हम चाह रहे हैं कि सर एक ऐसा मेंटरशिप का ग्रुप बनाया जाए जिसमें चाहे कहीं से भी स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, एमएससी के हो या पीएचडी के हो, कोई भी लेवल हो, तो हम उसको एज ए मेंटर तो सबके लिए अवेलेबल हो ही सकते हैं कि कहीं भी दिक्कत आ रही है। क्योंकि ये चीज़ बहुत वैल्यू करती है, क्योंकि हमने भी हमारे टाइम पे देखा था कि सही मार्गदर्शन देने वाला मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको हर स्टेप पे सही चीज़ मिले, और उनको ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन ना बचे और मिसगाइड ना हो ना। इसमें मिसगाइड का बहुत बड़ा नेगेटिव रोल होता है कि अगर कोई गलत बात आ गई या गलत चीज़ को फॉलो करने लग गए तो हमें नुकसान हो जाता है। तो हम जल्दी ऐसा कुछ भी करेंगे, तो वो सारे लिंक भी हम आपके साथ जल्दी ही शेयर कर देंगे। बाकी स्टडी के लेवल के ऊपर जो हमारी हेल्प हो सकती है, दूसरी साइड में यहाँ
बिल्स क्लासेस की तरफ से कुछ हो सकता है, तो वो सारा भी हम आपके लिए नो डाउट हमेशा से अवेलेबल रहेंगे। तो अगेन थैंक यू सो मच सर। आप कुछ और बोलना चाह रहे हो सर? बिल्कुल, आपके लिए आपने जो ये समय दिया, और आपके लिए हम हमेशा अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, आपको भी पता है ये। हाँ नहीं आपके सर, साथ से हम कुछ यही बॉन्डिंग चाहते इस हैं तरह कि की है। हर स्टूडेंट को फायदा मिले भाई। आपकी गुडनेस और हमारा टुगेदरनेस और इन सब का बिलीव ये एक रिजल्ट में कन्वर्ट हो, और हर किसी को लगे कि हमने एक सेशन में टाइम दिया, हमने 10 सेशन में टाइम दिया, तो हमें उन सेशन से हमारी लाइफ को बनाने में इतना हेल्प हुआ। तो ये चीज़ हम चाहते हैं, और नो डाउट जब सारे बहुत अच्छे से इस चीज़ को फॉलो करने के लिए रेडी हैं, हार्डली रेडी हैं, तो ये होना ही है। तो अगेन आपको एक ह्यूज थैंक्स, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार हम एक शानदार पीपीटी के साथ होंगे, जहाँ पे स्टूडेंट्स की क्यूरी आ बिल्कुल, रही थी बिल्कुल। कि है ना, वो सारे क्यूरीज में हम और सेटिस्फाई करेंगे। मैं चाहूंगा कि यदि आप इनकी कोई भी क्यूरी हो, कोई मैसेज वगैरह इस तरह के हो जो भी हमें, तो आप उन्हें थोड़ा सा नोट कर लें। नेक्स्ट सेशन जब कभी भी इस तरह का होगा, या इनकी जो भी क्यूरी वगैरह होगी, हाँ उनको ध्यान में रख के और तब कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम वैसे ऐसा ही करेंगे सर। ओके सर, थैंक यू सो मच, एंड दिस इज नाउ ओवर टू यू अलका। थैंक यू A सो very मच। special, a very special thanks to Jairam sir. I hope your valuable information will definitely help our student. फॉर ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स, सर ने सारे ही पिन पॉइंट्स को बहुत ही इजी वे में कवर किया है। बॉटनी और जूलॉजी इन दोनों ही सब्जेक्ट के लिए बिल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट टाइम हम आपको मेंटोरशिप आपके लिए प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। स्पेशल बॉटनी सब्जेक्ट के लिए आप हमारे सुपर कोर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लाइव क्लासेस 13 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही हैं। हमारे सुपर कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, या ऐप बेस्ड बायो पॉइंट से डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेशन के रिगार्डिंग अभी भी आपको अगर किसी तरीके की कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आपके कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था, तो इस सेशन को शेयर करें अपने जूनियर्स में, अपने सीनियर्स में, and like to the session. Thank you so much, sir. ओके, थैंक यू सो मच। एक दूसरा ये था कि अपना इस सेशन का जो रिकॉर्डिंग है ये भी हम शेयर कर देंगे, ताकि इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं, और बाकी आपके जो नॉन स्टूडेंट्स हैं इन सर की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी आप साझा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, गुड लक ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। ओके, बाय बाय।